बच्चों, उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और ज़बरदस्त पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं डिस्कशन करूंगा चैप्टर नंबर 1 के 10 साल के पीवाईक्यूज का। जी हाँ, ये 10 साल के पीवाईक्यूज हैं और सभी तरह के क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड करने की कोशिश की है। साथ में उसका जो एक्सप्लेनेशन है बहुत ही सरल आपको मिल जाएगा। तो शुरू से लेकर अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा। देखने के बाद आपको फायदा क्या होगा कि सभी वैरायटी के क्वेश्चन जो 10 सालों में आए हैं वो आप समझ जाएंगे कि ये क्वेश्चन ऐसे किया जाता है। इसके अलावा फिर आपको कोई और चीज लगाने की जल्दी आवश्यकता महसूस नहीं होगी। तो चलिए बात को तुरंत स्टार्ट। अच्छा, उससे पहले एक बात और बता देता हूं कि ये तो पीवाईक्यू है, लेकिन मैंने इस पे वन शॉट भी बनाया हुआ है चैप्टर नंबर 1 पर 2 पर, तो आप वो भी देख सकते हैं अगर कहीं पर कॉन्सेप्ट आपका हिल रहा है। कम समय में सारी चीज उसमें मैंने एक्सप्लेन की है बहुत बढ़िया तरीके से। आइए शुरू कर लेते हैं लास्ट 10 इयर्स के पीवाईक्यूज सभी तरह के क्वेश्चंस के साथ। तो जैसा आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स लास्ट 10 इयर्स के हैं, जैसे मैंने आपसे डिस्कशन के दौरान अभी बताया। पीवाईक्यू है 2024 के भी क्वेश्चंस इसके अंदर इंक्लूडेड हैं और 2025 के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए हैं। और इसका पीडीएफ भी आप ले सकते हैं। कई बच्चे पूछते हैं कि पीडीएफ कहां मिलेगा, तो आप क्या करना होगा, आपको अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लेना। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा ऐप के, और यहां आपको मिलेगा क्लास 12 फिजिक्स फ्री पीडीएफ। इसके अंदर इसकी वैल्यू कोर्स की जो प्राइस है वो मैंने लाखों में कर दी है, जैसे गलती से कोई बच्चा ले ना ले। और इसके अंदर जो भी पीडीएफ हैं सब वो ओपन हैं, यानी कि आप उन पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप इसका अगर पीडीएफ चाहते हैं तो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए और स्टोर सेक्शन में जाकर फ्री पीडीएफ्स का फायदा ले सकते हैं। कई बच्चे पूछते हैं तो मैंने कहा एक्सप्लेन करता रहूं आपको। और हाँ, अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहां पर मैं आपको काफी अपडेट देता रहता हूं, जिससे कि आपको अप टू डेट रहें और सही डिसीजन ले पाएं, सही पढ़ाई की तरफ बढ़ पाएं। ये अपने कोर्सेज हैं द्रोणा 2.0 क्लास 12 के लिए, 11th के लिए द्रोणा 1.0। जिन बच्चों को किसी भी तरह का कंफ्यूजन है, क्या इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्लेक्स लगती है, फिजिक्स आपके स्कूल के टीचर ठीक से नहीं पढ़ा रहे या आपकी समझ में नहीं आ रहा, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। लाइव क्लासेस हैं, इसमें बिल्कुल सरलता से मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा। यही नहीं, आपके जो भी है कि बैकलॉग हो गया है, ये समझ में नहीं आया, क्या इंपॉर्टेंट है, कौन से डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, कौन से न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सब कुछ मैं आपको बताता हूं। इसी के साथ साथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन का सुपरलेटिव डिग्री का एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे। मैंने खुद रिकॉर्ड किए हैं जबरदस्त एक्सप्लेनेशन के साथ, जीरो टू हीरो। और एनसीईआरटी एग्जांपल्स के भी वीडियो सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे। और चैप्टर वाइज आपको मिलेगी वर्कशीट जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से भरी होती है, फुली सॉल्व्ड। तो अगर आप मेरे साथ जुड़ते हैं तो किसी तरह की आपको दिक्कत नहीं होगी। द्रोणा 2.0 में आप जुड़ जाइए और तगड़ी प्रिपरेशन कीजिए 98%, 97% मार्क्स के लिए। तो जो बच्चे चाहते हैं द्रोणा में जुड़ना, वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लें, इसके स्टोर सेक्शन में जाएं और वहां पर द्रोणा में एनरोल करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं, जिस वजह से वीडियो बन रहा है करता हूं शुरू। तो बच्चों करते हैं एमसीक्यू 2024 का जो 1 नंबर का सवाल है। और यहां पर आप देखेंगे ना, काफी ये जो एमसीक्यू, ये बिल्कुल ठीक ठाक एमसीक्यू है, मतलब एकदम फट से होने वाला नहीं है, थोड़ा सा आपको समझना होगा। तो लिखा है 2 चार्ज पार्टिकल्स P एंड Q हैविंग द सेम चार्ज। पहले ध्यान रखिएगा, QP और QP और QQ बेटा दोनों चार्ज सेम है, पहली इंफॉर्मेशन। बट डिफरेंट मासेस, इनका मासेस डिफरेंट है, MP अलग है और MQ लिखना हो तो MQ अलग है। स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट and travel equal distances in a uniform electric field E in time TP and TQ। यानी ये जो शुरुआत करते हैं, मान लीजिए समझाने के लिए कि P पार्टिकल यहां पर है और ये P पार्टिकल शुरुआती वेलोसिटी 0 है और इलेक्ट्रिक फील्ड होने की वजह से, अब इसमें चार्ज हम पॉजिटिव ही लेके चल रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होने की वजह से ये इधर चलने लगता है। और सपोज करिए चल के T टाइम में यहां तक पहुंचता है और ये डिस्टेंस कितनी हो जाती है, S, जो उन्होंने अभी बोली नहीं है, इक्वल डिस्टेंस थी, मैंने S मान ली है, ठीक। और Q वाला भी ऐसा ही हरकत करता है, वो भी U बराबर 0 था और T, ये टाइम इसका लगा है साहब TP शायद,
और इनका भी जो टी क्यू टाइम लगा, डिस्टेंस कुछ अलग होगा लेकिन जो टी क्यू टाइम लगा उसमें डिस्टेंस सेम है, टाइम अलग अलग है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर ही ले लेते हैं। ये दोनों की व्यवस्था है जैसे सवाल समझने का मौका मिले, और हम लोगों को टीपी अपॉन टी क्यू निकालना है, यानी जो टाइम लग रहा है उसका रेशियो बड़े आराम से निकाल पाएंगे। देखिए शुरू करते हैं, पहले दोनों पे जो फोर्सेस लग रहे हैं वो लिखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए फोर्स जो लगेगा P पर, फोर्स होता है Q इंटू ई, ये फॉर्मूला आपको पता है, Q इंटू ई, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये जो Q है इसको मैं दोनों पर सेम है इसलिए Q ही पकड़ लेता हूं, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो E दिया ही हुआ है तो ये Q इंटू ई हो गया, और इसको बढ़िया ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर हो गया। अब आप जानते हैं फोर्स मास के भी बराबर होता है, मास ऑफ P पार्टिकल एंड एक्सेलेरेशन ऑफ P पार्टिकल। अब इन दोनों को इक्वेट करके हम एक्सेलेरेशन निकाल लेंगे यहां पर। तो AP की वैल्यू कितनी हो गई, QE अपॉन MP। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत की बात नहीं, F इक्वल टू ma तो होता ही था, मासेस अलग अलग हैं, बोल ही रखा है। अब इसी के अनुरूप, इसी के एनालॉगस आप Q की कहानी निकाल लें, कैपिटल Q लिख दें, स्मॉल q समझ लीजिएगा। तो यहां पर हो गया अगेन चार्ज सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है, और मास हो गया Q इंटू एक्सेलेरेशन ऑफ Q। तो यहां से AQ कितना आ गया बेटा, QE अपॉन मास ऑफ Q, ये मास ऑफ Q है। तो ये हमने एक्सेलेरेशन निकाल लिया। अब एक्सेलेरेशन के बाद हम सिंपल जो फॉर्मूला होता है यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन वाला उसको लगा देंगे। यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन वाला याद दिला देते हैं फॉर्मूला आपको। ये फॉर्मूला डिस्टेंस के लिए आप पढ़ते हैं, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। काइनेमैटिक्स का जो पढ़ा करते थे इक्वेशन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन के लिए, यहां यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन लगी रहा है। तो यहीं पर पकड़ लो फॉर पार्टिकल P, बड़ी आसानी से बात हो जाएगी। तो P के लिए क्या लगाया, अब S लिखा पहले, और U तो 0 था, रेस्ट से स्टार्ट हुए थे, U इंटू TP प्लस हाफ AP इंटू TP का स्क्वायर। भाई यहीं रख दिया और कुछ नहीं किया है। और यहां पर वैल्यू देखिए क्या हो गई, TQ ये 0 हो जाएगा। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे TP की वैल्यू हो जाएगी 2S अपॉन 2S, और ये एक्सेलेरेशन की वैल्यू, एक्सेलेरेशन लिख देता हूं पहले, 2S अपॉन AP अंडर रूट के अंदर। अब यहां अंडर रूट में 2S लिखो और इस AP की वैल्यू यहां से पुट कर दो, ये जो निकाला है। तो यहां से आपने AP की वैल्यू डाल दी, तो QE अपॉन MP, तो ये नीचे हो गया QE और MP उछल के ऊपर पहुंच गया। ये आपका टाइम आ गया 2SMP अपॉन QE। बढ़िया, कोई समस्या आपको नहीं है। सिमिलर चीज पार्टिकल नंबर Q के लिए कर दो, फॉर पार्टिकल Q डिस्टेंस तो उतना ही चला था, 0 इंटू 2Q प्लस हाफ AQ इंटू 2Q का स्क्वायर। बात पकड़ में आई, TQ निकालना है, इतना आप समझते हैं। तो TQ की वैल्यू हो गई अंडर रूट 2S अपॉन एक्सेलेरेशन ऑफ Q। फिर आगे बढ़े 2S अपॉन, और ये एक्सेलेरेशन ऑफ Q यहां पर दिया हुआ है, QE MQ चला गया ऊपर। अब इसे कहो तो इसे पहले वाले को 1 कह दो और 2 कह दो, बस इनको डिवाइड करके आंसर ले लो, अपने घर ले जाओ। कोई भी समस्या की बात नहीं है। पूछा है TP अपॉन TQ, तो ये भाई फ्रॉम 1 and 2 TP अपॉन TQ इज इक्वल टू, अब ये दिस अपॉन दिस तो मैं पहले लिख देता हूं, पलट के मल्टीप्लाई कर दूंगा, इतना तो आता ही होगा आपको, 2S MP अपॉन QE। और ये डिवीजन है ना, तो मैं इंटू कर दो, आसान पड़ता है, इसको पलट के इंटू कर दो। हमेशा ऐसा करेंगे, थोड़ी प्रैक्टिस, तो आपको कैलकुलेशन आसान पड़ेगा। ये क्या किया, इंटू पलट के, यानी डिवाइड कर दिया, उतना तो आप पकड़ते ही हैं। सारी वैल्यूज QE PU अगड़म बगड़म सब गई कट, और ये वैल्यू कितनी आ गई, MP अपॉन MQ। यही आंसर है। देख लेते हैं इसके अनुसार कौन सा ऑप्शन फिट बैठ रहा है। तो ये ऑप्शन क्योंकि ऊपर निकल चुका है, और ये ऑप्शन है C ऑप्शन इज द करेक्ट वन।
सी ऑप्शन सही है और इसी को आप यहां पर मैं लिख भी देता हूं सी, जिससे कि बात आप तक पूरी पहुंच जाए और नोट करने में भी कोई समस्या ना आए। तो ये देखिए 1 नंबर का सवाल था, क्योंकि पेपर जो अब आता है वो सीधे रट्टा बेस्ड पेपर नहीं आता, इसलिए थोड़ा सा वर्किंग करके काम बन जाएगा आपका। तो मैं हटता हूं और देखिए सरल है, लेकिन थोड़ा आपको भाई थोड़ी पढ़ाई लिखाई की जरूरत पड़ेगी, है ना, हवा में काम नहीं हो पाएगा। तो मैं यहां इसको रोकता हूं, इसको आप नोट कर लीजिए अच्छे से, पॉज करके फिर ऊपर इसको ड्रैग कर दूंगा या स्क्रॉल कर दूंगा, जो भी भाषा यूज करें। तो मेरे ख्याल से पॉज कर पा के नोट कर पाए होंगे। थोड़ा इसको मैं ऊपर ले जाता हूं बेटा, यहां तक अभी पहुंचे नहीं हैं और लगभग पहुंच गए भाई नोट कर लीजिए इसे आप। तो बच्चों करते हैं 2024 का 2 नंबर का सवाल। ये भी ओरली होने वाला सवाल है, लेकिन आपके लिए थोड़ी वर्किंग करके हम दिखा देंगे। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो लिखा 3 पॉइंट चार्जेस 1 पिकोकूलम ईच आर केप्ट एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। बड़ी अच्छी बात है। फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंट्रॉयड ऑफ द ट्रायंगल। सेंट्रॉयड क्या होता है? जहां मीडियंस एक दूसरे को कट करती हैं। तो मैं यहां ही फोटो बनाता हूं। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, रफ स्केच तो आप समझ ही जाएंगे, और कहीं ABC नाम आम दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सब पे 1 पिकोकूलम का चार्ज आपने रख दिया है, प्लेस्ड है, ये प्लेस्ड है। और सेंट्रॉयड की बात की जाए बेटा, तो इसका आप जानते हैं इस तरह से सेंट्रॉयड एक ही जगह से जाता है, जिसे आप सेंट्रॉयड या इसको O कह दे रहे हैं, विच इज सेंट्रॉयड। अब ये क्योंकि देखिए ये आपका पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे बनता है, तो आपको मैं ऐसे दिखा रहा हूं और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं कह देता हूं E1 E2 E3 कह देता हूं, आसान पड़ेगा समझना। तो मैं इसको 1 लिख देता हूं, 2 ABCD लिखने में थोड़ा सा दिमाग टाइट हो जाता है, तो नंबर 2 हो जाता है और 1 2 3 आसानी से पकड़ में आता है। ये E1 और ये C वाला यानी नंबर 3 E3। ये सारे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बनाया है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होता है इससे, ये बात आप जानते ही हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं और आगे के लिए ट्रिक काम करेगी, फिर भी मैं इसको करके भी दिखाऊंगा खींच के, फिर भी सरल भाषा में। देखिए ये इक्विलैटरल ट्रायंगल था, इसकी मीडियम होगी इक्वल, तो इतना डिस्टेंस भी सेम होगा। और ये डिस्टेंस में ले लें AOA का R, यहां से यहां तक, तो ये भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा R, और ये भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा R, क्योंकि मीडियंस होती हैं इक्वल लेंथ की, और ये वर्टेक्स से उसका जो साइज होता है या लेंथ होती है वो 2/3 ऑफ मीडियम होती है। ज्योमेट्री में 9th 10th में पढ़े हुए हैं आप, समझ में आई? तो अगर ये R है तो ये भी R, ये भी R, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं होता तो R बराबर नहीं होता। बात पकड़ में आ गई। तो यहां पे हम समझ पाए कि भैया ये जो E1 E2 E3 है, इनके मैग्नीट्यूड्स तो बराबर हैं, क्योंकि भाई चार्ज बराबर है और साथ साथ ये डिस्टेंस जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो डिस्टेंस बराबर है। क्योंकि देखिए E का फॉर्मूला तो यही लिखते हो ना, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। यही फॉर्मूला लिख दोगे, ये है ना, F/Q, ये सॉरी F/R²। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिख दोगे आप। तो यहां पर देखिए Q ये सेम है और ये R भी सेम है, तो यहां मैग्नीट्यूड्स ऑफ E1 E2 एंड E3 विल बी सेम। क्यों सेम? क्योंकि चार्ज भी बराबर था, बस डायरेक्शन का फर्क है, मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं, सब बराबर है। और ऊपर से इनके बीच का देखिएगा ना, थोड़ा अगर आप जानकारी लें, ये एंगल जो कि 120 डिग्री होगा, आप जानते हैं, बहुत ज्यादा इसमें विश्लेषण नहीं करेंगे, ये भी 120 और ये भी 120। तो कभी भी अगर किसी भी पॉइंट पर इक्वल चार्जेस लग रहे हैं जिनके बीच में इक्वल एंगल्स हैं, तो उनका रिजल्टेंट 0 होता है। चाहे वो 2 फोर्सेस या इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही हो, या 3 लग रही हो, या 4 लग रही हो, या 10 लग रही हो। बात पकड़ में आ रही है क्या? मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर 3 तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिखाई पड़े हैं ऐसे। ये E1 था, ये E2 था, ये E3 था, और इनके बीच में ये E1 E2 E3 सब इक्वल हैं। ये E के बराबर कह दो, ये भी E के बराबर और ये भी E के बराबर, और इनके बीच का एंगल भी बराबर है। तो मैंने क्या बताया कि अगर तीनों में सेम फोर्सेस, कोई भी 3 वेक्टर क्वांटिटी
एक पॉइंट पर लग रही जिसके मैग्नीट्यूड बराबर हैं और उनके डायरेक्शन के बीच में सेम एंगल है, तो इसका नेट रिजल्टेंट कितना होता है बेटा? 0, क्योंकि ये ट्रायंगल फॉर्मेशन कर देते हैं या पॉलीगन फॉर्मेशन कर देते हैं। तो बहुत गहराई में हम नहीं जा रहे हैं, सट से आंसर आ जाएगा, इस ट्रिक को अपनाते रहो आप। और अगर आप चाहेंगे कि हम इसको करके दिखाएं तो भी कोई समस्या नहीं आती। जैसे यहां पर होगा क्या, अब करने में तो जबरदस्ती की लाइन लेंथ बढ़ेगी, फिर भी मैं आपके लिए मैं करके दिखाता हूं। मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, E3 का डायरेक्शन पता है, E2 E1 का हम रिजल्टेंट निकाल रहे हैं। तो रिजल्टेंट ऑफ E2 एंड E1 लिख देते हैं। तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर क्वांटिटी है, मान लो E डैश लिख दिया। तो आप जानते फॉर्मूला P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ इंटू बीच का जो एंगल है cos 120 डिग्री। अब यहां E1 E2 सबके मैग्नीट्यूड्स बराबर थे, आप जान ही रहे थे, इसमें तो कोई शक नहीं है। और E3 भी लिख दो, E तो सबके बराबर हैं। तो E डैश की वैल्यू कितनी आ गई, यहां लिखोगे तो आएगा E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर प्लस 2E इंटू E यानी E स्क्वायर और cos 120 मतलब माइनस हाफ। अब ये देखिए माइनस हाफ ने इस 2 को मार दिया, ये समझ तो पा रहे होगे, ये 2E स्क्वायर हो गया और यहां पर वैल्यू देखिए 2 से 2 गया कट, तो माइनस E स्क्वायर आ गया। तो आपने देखा 2E स्क्वायर में E स्क्वायर घटाओगे E स्क्वायर, उसका रूट लोगे E बचेगा। तो इसका रिजल्टेंट क्या आ गया, E। तो ये इसका रिजल्टेंट भी E के बराबर है, ये तो मैग्नीट्यूड हम समझ ही गए थे। तो ये जो रिजल्टेंट है इसकी विपरीत दिशा में आ जाता है। विपरीत दिशा में क्यों आ जाता है, जब इक्वल वेक्टर्स कहीं लग रहे होते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट है उनके बीचों बीच से जाता है। तो ये बीचों बीच से मतलब एंगल बाइसेक्टर से जाएगा, तो इसी के अपोजिट होगा। क्योंकि भैया ये तो 120 है, ये 120 है तो 60 बनाएगा, जो इसके ठीक अपोजिट हो जाएगा। तो E3, ये E का डायरेक्शन किधर है, ऊपर की तरफ, जैसा आप समझ पाए, या लिखिए इसको अलोंग, ये O था तो OC हो जाएगा ऊपर की तरफ, OC। दिस इज इक्वल एंड अपोजिट ऑफ E3, नीचे वाला कौन सा है, E3 विच इज E अलोंग O, और नीचे में अलोंग OC लिखा है, तो ये नीचे की तरफ यहां कोई पॉइंट लिख दीजिए D, तो OD लिख देते हैं। तो F नेट विल, E नेट विल बी 0। उम्मीद है मैंने पूरी गहराई से आपको बात समझाई है और ट्रिक भी बताई है, जिस ट्रिक का हमेशा इस्तेमाल कर पाएंगे। क्या ट्रिक थी, रिपीट कर रहा हूं, किसी भी पॉइंट पर एक की बात नहीं, एक से ज्यादा फोर्स, कोई भी वेक्टर क्वांटिटीज लग रही हो, फोर्स हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हो या कुछ भी हो, अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड, एक से ज्यादा कोई वेक्टर क्वांटिटी लग रही है एक पॉइंट के ऊपर, इक्वल है वो आपस में मैग्नीट्यूड में और उनके डायरेक्शंस के बीच में इक्वल एंगल्स हैं, तो उनका रिजल्टेंट 0 होता है। क्योंकि ये क्या करता है, या तो ट्रायंगल बना देगा 3 है तो, वरना क्या करेगा, नलीफाई कर देगा। चाहे 2 फोर्सेस हो, चाहे 3 फोर्सेस हो, चाहे 4 हो, चाहे 10 हो। बात समझ में आई होगी, तो इसको भी अच्छे से नोट कर लीजिए। पूरी गहराई के साथ मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, जैसे आप इसका करने का लुत्फ ले पाएं। तो ये समझ गए होंगे मेरे ख्याल से, नोट करिए इसको, नोट किए होंगे। इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूं, जिससे आप पॉज करके पूरी तरह नोट कर पाएं, कोई भी चीज रह ना जाए। तो बच्चों देखते हैं 5 नंबर का 2024 का क्वेश्चन। यहां पर ये देखिएगा कि ये एक ही पेपर में सारे क्वेश्चन नहीं आए हैं, ऐसा ना समझिएगा, बहुत सारे आपके सेट बनते हैं। तो जिस टाइप के क्वेश्चन बाकी सेट्स में हैं, उस टाइप, सभी टाइप को कवर किया गया है। वरना आपको ऐसा लग सकता है कि इस चैप्टर से 5 नंबर के क्या 2-2, 3-3 सवाल आ गए हैं। ऐसा नहीं है, डिफरेंट सेट्स हैं, 10 सेट बनते हैं, उससे भी ज्यादा। तो अलग अलग पेपर में अलग अलग क्वेश्चन आ जाते हैं। तो जिनका करने का मेथड एक जैसा, मान लीजिए 10 सेटों में 4 क्वेश्चन में एक जैसा मेथड है, तो एक क्वेश्चन पकड़ लिया वहां से, वो मेथड कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से ये दिए हुए हैं, जैसे आपको कंफ्यूजन ना हो। खैर, सवाल को पढ़ते हैं हम लोग। 5 नंबर का है, 2 पार्ट में। पहला जहां तक डेरिवेशन है, ए चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड ऑन ए थिन कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस r। ये डेरिवेशन है, देखिए इस पे प्लस क्यू चार्ज दे दिया है आपने, और बोल रहा है कि शेल है ये, तो शेल आप समझ गए होंगे, खोखला है।
रेडियस r, यूज गॉस थ्योरम टू डिराइव एन एक्सप्रेशन। अब ये समझ गए, इनसाइड आउटसाइड आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। दिस इज फर्स्ट पार्ट इज डेरिवेशन, जो आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं और मैंने भी वीडियो में बताया हुआ है, बड़े प्रेम से हो जाएगा। हम चलते हैं उस मुद्दे पर जो आपको सबसे ज्यादा फायदा करेगा। डेरिवेशन की वीडियो तो हम बनाते ही हैं। नंबर 2 क्वेश्चन पकड़ते हैं यहां पर। इस सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं ये, शो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द सेम चार्ज डेंसिटी इज ट्वाइस इन केस ऑफ ए कंडक्टिंग प्लेट और सरफेस देन इन नॉन कंडक्टिंग शीट। कह रहा है कि जो अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है तो जो कंडक्टिंग शीट है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन कंडक्टिंग शीट की अपेक्षा डबल होता है। बिल्कुल दुरुस्त है, आपको मालूम होगा, नहीं मालूम तो अभी हम खेल देते हैं। आइए देखते हैं। हम पहले लेते हैं नॉन कंडक्टिंग शीट। ये थोड़ी मोटी ले ली हमने, लेकिन आप समझदार हैं, ये पतली सी होती है बेसिकली। ये क्या है, नॉन कंडक्टिंग शीट। अब मान लीजिए इस पे आपने पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, तो नॉन कंडक्टिंग में क्या होता है, जहां चार्ज देते हैं वहीं खड़ा हो जाता है, चलता तो है नहीं। और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा। तो यहां पर किसी पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो ये नॉन कंडक्टिंग के लिए En लिख देता हूं मैं। इसकी वैल्यू क्या होती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला हम लोग को पता है। ये किसके लिए हो गई, N फॉर नॉट कंडक्टिंग। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, बात पकड़ में आई होगी। P पॉइंट पर निकाल लें तो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट कंडक्टिंग की P पॉइंट के ऊपर इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यही देखिए खेल, कंडक्टिंग वाली बात ले लेते हैं। अब ये थोड़ा सा मैं ऐसे बना रहा हूं, ये क्या है, कंडक्टिंग शीट। कंडक्टिंग शीट। अब कंडक्टिंग शीट में क्या होगा, दो जो भी आप चार्ज देते हैं, 2 सरफेस होती हैं, तो ये 2 सरफेस पे ऐसे रहता है। उम्मीद है ये छोटा छोटा प्लस प्लस बता रहा हूं, आपको दिखाई पड़ रहा होगा। ये सरफेस नंबर 1 और ये बाजू वाला सरफेस नंबर 2। ये चार्ज डेंसिटी सेम ही है, इन्होंने बोला है ना कि चार्ज डेंसिटी सेम है भैया, ठीक है। अब यहां की बातचीत की जाए, मान लीजिए पॉइंट P लेके बैठे हो कि हम निकालेंगे कि इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो इस पहली सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो E1 इधर बनेगा। E2 वाला भी प्लस है तो उसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बनेगा, E2 इधर बनेगा, दोनों एक डायरेक्शन में। तो आप अगर कंडक्टिंग शीट की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जाओगे तो पहले वाले का आया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरे वाले का भी आया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों को जोड़ा तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए EC जो है डबल En के है, यहां पर आप समझ गए कि EC यानी कंडक्टिंग शीट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डबल है नॉन कंडक्टिंग शीट का। यही प्रूफ करना था और मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसकी वजह यही होती है कि नॉन कंडक्टिंग शीट में जहां चार्ज देते हैं वहीं खड़ा हो जाता है, चल नहीं सकता। कंडक्टिंग में वो चल सकता है, जो चार्ज दोगे सरफेस पे आ जाएगा हमेशा। तो इसकी 2 सरफेस हो जाती है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया है, और उम्मीद है आप बातों को इसी तरह इधर भी हो जाएगा। आप E1 इधर या E2 इधर निकालेंगे तो यहां भी यही व्यवस्था या यही इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला है। उम्मीद है ये लॉजिक कॉन्सेप्ट आप पकड़ लिए होंगे। आइए इसको नोट कर लेते हैं जिससे आपका बड़ा सुंदर काम हो जाए। तो यहां रुकते हैं, इसको पॉज करके नोट कर लिया जाए। ये रहा, पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। थोड़ा सा नीचे है तो मैं उसको ऊपर कर देता हूं जिससे बात क्लियर हो जाए। नोट कर लीजिए इसे। तो बच्चों 5 नंबर का फिर से सवाल, और देखते हैं। इसमें 2 पार्ट हैं, जैसा मेरे ख्याल से पहला वाला अक्सर डेरिवेशन रहता है। तो यूजिंग गॉस लॉ शो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड E एट ए पॉइंट ड्यू टू द यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट इज गिवन बाय दिस वन। तो ये आप प्लेन शीट गॉस लॉ लगा के प्लेन शीट वाला डेरिवेशन कर दीजिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकालते हैं, डेरिवेशन है। और जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें जो सवाल लिए गए हैं वो ये सोच के आपको नहीं चलना है कि एक ही पर्चे में आए हैं। आपके यहां नंबर ऑफ सेट्स 10 से भी ऊपर होते हैं, बहुत सारे सेट बनते हैं, तो उसमें उस टाइप के सवाल जो दिख रहे हैं वो पकड़े गए हैं, है ना। तो अगर आप पर्चा खोल के मिलाएंगे कि इसमें मिल जाए तो मिले ना मिले इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि वो इतने सेट हैं, आप कहां मिला, पागल हो जाएंगे 16, 12, 14 सेट लेके मिलाने में।
ठीक, तो ये इसलिए मैंने बोला कि इस वाले वीडियो में हर टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे जो कि पिछले 10 सालों में आए हैं। तो फोकस क्या करना है कि इस टाइप का भी सीख लिया, इस टाइप का भी सीख लिया, इस टाइप का भी सीख लिया। सब जो मेथड पूछे गए थे सवाल 10 सालों में, उसके सारे मेथडोलॉजी हमको मालूम है, फिर जो सवाल आएगा कर लेंगे। इस तरीके से समझना है। आइए सवाल को समझते हैं। पहला डेरिवेशन हो गया। दूसरा, ऐसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं, निपटाते हैं इस सवाल को। और ये सवाल बड़ा, ऐसे सवाल आते रहते हैं। मतलब यहां लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड ई इन ए रीजन इज गिवन बाय दिस वन। ध्यान दीजिए, ये पिद्दी सा आई कैप लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आई, पॉजिटिव आई कैप का मतलब होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी ये देखिए बना हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्स एक्सिस ऐसे है। ये जानकारी कहां से मिली? इस आई कैप की वजह से। ये दिख रहा होगा, इतना छोटा लिखा है आई कैप, डायरेक्शन के लिए, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन के लिए होता है। वेयर ई इज इन न्यूटन कूलम एंड एक्स इन मीटर्स। बड़ी अच्छी बात है। ए क्यूब ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। इस क्यूब का जो साइड है वो 10 सेंटीमीटर है। सब जगह 10-10 है, मैं लिख नहीं रहा हूं, समझ गए। इन द रीजन एज शोन इन द फिगर, इस तरीके से रखा गया है। कैलकुलेट, पहला कैलकुलेशन, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब। हमें फाई नेट निकालना है, टोटल फाई यानी फ्लक्स एसोसिएटेड विद द क्यूब। और दूसरा पूछा द नेट चार्ज इनक्लोज बाय द क्यूब, और इसके अंदर कितना चार्ज इनक्लोज है क्यूब में वो निकालना है। बड़ा आसानी वाला सवाल है, देखिए, क्योंकि ऐसा सवाल आता ही रहता है, आता ही है। तो यहां पर मैं इसको करने की कोशिश करूंगा। नंबर 2 पार्ट है। अच्छा, पहले एक बात समझानी होगी आपको। यहां पर आ जाते हैं और मैं कलर ब्लू ले लेता हूं इस बार, ये अलग गाढ़ा वाला लेता हूं। यहां पर देखिए, इस जो ऐसे क्यूब है, देखिए समझा दें पहले आपको, फिर आप फटाफट समझेंगे। ये क्यूब है, ऐसे रखा हुआ है, क्यूब दिख रहा है ना, ये ऐसे है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जब ऐसे भेदेगा, ऐसे भेदेगा, तो इसको और इसको, इसका एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कितना एंगल बनेगा? जो भी एंगल बनेगा 180 या 0 डिग्री, इसमें क्या बनेगा? 180, क्योंकि इसका जो एरिया वेक्टर है, इसको नंबर 1 बोलते हैं, इसको नंबर 2 बोलते हैं। यहां पर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा क्लोज सरफेस में अवे होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, और यहां पर भी एरिया वेक्टर किधर है? इस डायरेक्शन में। तो यहां पर थीटा कितना बन गया है? 180 डिग्री, या आप पाई लिख दीजिए। और यहां थीटा कितना बन गया है? 0 डिग्री, या मैं 180 ही लिख देता हूं, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाऊं जिससे आप महसूस कर पाओ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहां तो साथ में, ये देखिए 180 डिग्री है। बाकी में क्या होगा? एरिया वेक्टर ऊपर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो यहां पर थीटा हो जाएगा 90 डिग्री। और फ्लक्स में आता है फॉर्मूले में BA cos थीटा cos 90 0 होता है। तो मैं बताना ये चाह रहा था कि ये सरफेस, इसका एरिया वेक्टर ऊपर, इसका एरिया वेक्टर इधर, इसका एरिया वेक्टर नीचे, इसका वेक्टर इधर, सबके बीच में 90-90। तो ये चारों जो सरफेस हैं, इनसे कोई फ्लक्स एसोसिएटेड नहीं होगा, क्योंकि इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसमें यही काम यहां हो जाएगा, यही काम इधर वाले में, यही इसके पीछे वाले में। तो आप समझ गए होंगे, 2 ही सरफेस हमारे लिए काम की हैं, दोनों साइड वाली, 1 और 2। आइए शुरू करते हैं। मेरे ख्याल से ये बात आप पकड़ चुके हैं। तो मैं φ1 लिख रहा हूं फॉर सरफेस 1। ये कुछ ज्यादा ही मोटा चल गया भाई। अच्छा, φ1 के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेना चाहिए पहले, तो मैं E1 निकालता हूं। E1 की वैल्यू क्या हो गई यहां पर? आई कैप से, तो या x की जगह ये देखिए यहां पर क्या है? ओरिजिन, x बराबर 0, इसमें पुट कर दो। तो 5 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 2, तो कितना बचा? 2। और आई कैप से डायरेक्शन हमको मालूम ही था, एंगल ले ही चुके हैं। ये न्यूटन पर कूलम आ गया है। अब हम फ्लक्स निकालेंगे φ1, तो यहां पर होगा E1 A1 इंटू cos 180 डिग्री, क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 180 डिग्री, ये हम बता चुके हैं, ये एंगल हो गया। अब यहां पे चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इसकी वैल्यू हो गई 2, यहां पर 2। A1 का मतलब क्या हो गया? A1 का मतलब है एरिया का स्क्वायर, 10 का मतलब हो जाता है 0.1 मीटर इसका स्क्वायर, और cos 180 होता है -1। तो अब यहां पे मल्टीप्लाई करोगे -0, तो 0.02। मेरे ख्याल से कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक लग रहा है। इतनी वैल्यू आ जाएगी फ्लक्स की, जिसे आप विद प्रॉपर यूनिट्स लिख सकते हो। मान लीजिए कि हमने लिख दिया
इतना कितना है, वेबर में दिया हुआ है, तो आपने वेबर में लिख दिया। फ्लक्स की जो भी यूनिट आप डाल रहे हैं वो डाल सकते हैं, वेबर डाल दिया। बात समझ में आ गई। अब हम E2 की बात करते हैं। देखिए कोई भी समस्या नहीं है, इसको इधर ले लेते हैं। E2 निकालने चले तो E2 में क्या है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमको चाहिए। ये कितनी दूरी पर है, 10 सेंटीमीटर। दिख रहा है ना, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो E2 निकालने जब जाओगे तो जो फॉर्मूला लिखा है 5x² + 2, इसमें आप मीटर में इसकी वैल्यू E2 की डालोगे। तो मैं डालता हूं 5 0.1 का स्क्वायर + 2, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0.05 + 2। ये वैल्यू कितनी हो गई, 2.05 न्यूटन पर कूलाम, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है। बात पकड़ में आई आपके। अब इसका हम निकालेंगे फ्लक्स, दैट इज φ2। तो φ2 क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू A2 इंटू कॉस थीटा। अब E2 की वैल्यू हो गई 2.05 और A2 की वैल्यू हो गई सेम वही 0.1 का स्क्वायर, और इनके बीच का एंगल था 0 डिग्री। यहां पर क्या था, 0 डिग्री, जैसा मैंने लिखा है, ये आप देख पा रहे होंगे। ठीक, तो यहां पर वैल्यू कितनी है, अब इसको मल्टीप्लाई करो, 2.05 इंटू, तो 1 होता है, ये हो गया 0.01 इंटू 1। तो यहां पर 2 डेसिमल और खिसका दो, तो 0.0205 मैं लिख देता हूं वेबर। बात पकड़ में। अब नेट फ्लक्स निकालने की बात, अभी तो ये तो E1 E2 निकाला, बाकी सबसे फ्लक्स 0 है, जैसा मैं समझा चुका हूं आपको। अब टोटल फ्लक्स निकालने चले, टोटल फ्लक्स विच इज φ, तो φ1 + φ2, आप इसको क्या करेंगे, जोड़ मारेंगे। तो E2 पहले कितना था भाई, -0.02, इसका आ गया प्लस 0.0205। अब इसको सिंपली जोड़ दीजिए आप, तो वैल्यू आएगी 0.005 वेबर लिख देते हैं। ये आपका आंसर आ गया दूसरे का पहले पार्ट का। कितना फ्लक्स एसोसिएटेड है, इतना फ्लक्स एसोसिएटेड है। ध्यान रखिएगा, एक माइनस आ रहा है, एक प्लस आ रहा है, इसलिए टोटल वैल्यू ये आई। कितना चार्ज एसोसिएटेड है, आइए उसका भी हिसाब किताब कर लेते हैं। तो चार्ज एसोसिएटेड में आप जानते हैं कि जो फाई की वैल्यू होती है वो Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। तो आप Q इनसाइड जब निकालोगे तो फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट लिखोगे। फाई आप यहां से निकाले ही हुए हो, तो आप यहां पर वैल्यू लिख दो फाई की 0.005, तो 0.005 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो कि हो जाएगी 8.85 इंटू 10⁻²। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो 0.00445 इंटू 10⁻²। थोड़ा सा इसको डेसिमल इसमें अरेंज कर दें, तो 4.425, 3 डेसिमल खिसकाएं तो 3 और जोड़ दीजिए, 10⁻5 कूलाम। ये देखिए प्रॉपर आपका आंसर निकल आया है। ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत देखने में मिलेंगे, तो आप इसको भी अच्छे से नोट कर लीजिए। मैं हटता हूं और ये आपका कहानी यहां से कंप्लीट होता है, तो ये आप नोट करें। इसको मैं हटता हूं, इसको आप पॉज करके नोट कर लें। मेरे ख्याल से आप नोट कर पाए होंगे। थोड़ा इसको मैं ऊपर कर देता हूं, जिससे कि पूरी बात जो चीजें समझाई गई हैं आसानी से आप समझने में आपको मदद मिले नोट करने से। ये रहा पहला क्वेश्चन, 2022-23 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये पता नहीं आज छप क्या गया है। कह रहे एनीवे, अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ विच इज द करेक्ट रिलेशन फॉर द फॉलोइंग फिगर। ये फिगर है, ध्यान से देखिए, कई बच्चे गलती कर चुके हैं इसमें। इस फिगर में ये बोला गया है Q1 Q2 यहां रखे हैं और दोनों में जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव इन नेचर है, एक दूसरे की तरफ फोर्स का डायरेक्शन है ना। तो ये क्या है, फोर्स यहां कैसा है बेटा, अट्रैक्टिव। अगर अट्रैक्टिव फोर्स होगा तो इसका मतलब क्या है, Q1 Q2 अनलाइक चार्जेस होने चाहिए। अनलाइक का मतलब एक प्लस तो दूसरा माइनस, पहला माइनस तो दूसरा प्लस, तभी तो अट्रैक्शन लगेगा। तो अगर मैं Q1 Q2 की बात समझूं तो ये प्लस होगा तो ये माइनस, और ये माइनस होगा तो ये प्लस, ऐसे ही तो, तभी तो अट्रैक्शन होगा। और अगर इनका मल्टीप्लीकेशन लिख दूं यहां पर बेटा, जगह कम है फिर भी ऐसे बना देता हूं, तो प्लस इंटू माइनस, यहां देखिए ना, प्लस इंटू माइनस
ये वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस विच इज लेस देन 0। इसमें माइनस इंटू प्लस, Q1 Q2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये भी लेस देन 0, यानी Q1 Q2 की जो वैल्यू है वो लेस देन 0 होनी चाहिए फॉर अट्रैक्टिव फोर्स। बात समझ में आई क्या? अगर यहीं पर पूछा नहीं है, मतलब ऑप्शन पहले मैं टिक कर दूं फिर बातचीत करूंगा, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। तो इसका आंसर बेटा क्या हो गया है, बी। Q1 Q2 की वैल्यू 0 से कम होनी चाहिए। मैं यहां पे टिक लगाना पसंद नहीं करता, मान लो कोई, अरे बिगड़ ही नहीं रहा, कोई सवाल लगाए बच्चा तो बहुत क्लियर सवाल देखिए। आंसर बी। अगर हम रिपल्शन की बात करने लगे तो रिपल्शन में क्या होगा, दोनों पॉजिटिव लाइक चार्जेस होने चाहिए। यहां पर बात कैसी थी, अनलाइक चार्जेस। मैं समझा रहा हूं जो मैंने वादा किया था, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। और ये लाइक चार्जेस अगर आप देखेंगे तो लाइक चार्जेस में Q1 Q2 की वैल्यू कैसे होगी, दोनों प्लस या दोनों माइनस। तो प्लस प्लस का मल्टीप्लिकेशन भी ग्रेटर देन 0, माइनस इंटू माइनस भी ग्रेटर देन 0। तो ये रिपल्शन के लिए हो जाता है। अगर आप इतनी बात सोच सकें तो बढ़िया, वरना याद कर लें आप, मैंने तो इसका कॉन्सेप्ट बताया। आप चाहें तो Q1 Q2 लेस देन 0 है तो अट्रैक्शन, Q1 इंटू Q2 अगर ग्रेटर देन 0 है तो रिपल्शन। इससे ये सवाल हो जाता है। और इस सवाल को मैं हटता हूं जैसे पूरी स्क्रीन दिख सके। कई बच्चे पॉज करके इसको नोट करना चाहते हैं, मेरे ख्याल से आप इस बात को समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले सवाल पर। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ एन ऑब्जेक्ट हैज चार्ज 1 कूलम एंड गेन्स दिस 1 इलेक्ट्रॉन। कोई एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉडी ले लेते हैं जिसके ऊपर अभी जो चार्ज था वो है कितना, 1 कूलम का, और इसके ऊपर इतने इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन, उनकी संख्या दे रखी है, नंबर्स, 5 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, कह रहा है कि द नेट चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट बिकम्स, इस वाले का अब नेट चार्ज कितना रह जाएगा। आपको मालूम है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो कितना चार्ज, वो भी नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज लेके आता है, कितना चार्ज इसने पाया, तो वो वैल्यू आप Q इजिकल टू एनी से निकाल सकते हैं। माइनस एनी लिख रहा हूं क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहां पर n की वैल्यू हो गई 5 इंटू 10 की पावर 18 बेटा, और एक इलेक्ट्रॉन पे पाया जाने वाला चार्ज 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम। इसको 1685 मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे तो माइनस 0.8 कूलम आपका आ जाएगा। अभी आंसर नहीं आया है, ऑप्शन है ना, अगर किसी ने -0.8 कर दिया तो ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। नेट चार्ज पूछा है, ध्यान रखना, नहीं गलती हो जाएगी। नेट चार्ज क्या है, नेट चार्ज क्या मतलब, 1 कूलम तो पहले से था, इतना उसने और ले लिया, तो जो लिया है उसको उसमें जोड़ दो। तो अब वैल्यू क्या आ गई, 0.2 कूलम चार्ज। ये रहा आंसर, और इसके हिसाब से आंसर बना डी। तो आंसर इज डी। ये बात ध्यान रखने की है, नेट चार्ज क्या पूछा है इस पे ध्यान देना होगा। मैं हटता हूं, कई बच्चे इसको रोककर क्या बोलते हैं, थोड़ा सा नोट करना चाहते हैं, कर लिया होगा आपने नोट। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए इसमें लिखा है स्टेट गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो आप उसकी जो डेफिनेशन है वो तो लिख ही देंगे, याद दिलाने के लिए मैथमेटिकल फॉर्मूला में लिख दे रहा हूं। तो गॉस लॉ क्या बताता है, फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लोज्ड इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इज इक्वल टू कितने के बराबर, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये मैथमेटिकल रिलेशन है गॉस लॉ का, ये याद दिलाने के लिए, बाकी डेफिनेशन तो आप लिख ही देंगे। आगे क्या बोल रहे हैं भाई साहब, ये कि शो दैट विद द हेल्प ऑफ सुटेबल फिगर दैट आउटवर्ड फ्लक्स ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज Q इन वैक्यूम विथ इन गॉसियन सरफेस इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स साइज एंड शेप। कह रहे हैं कि अगर जो Q चार्ज लिए हुए हैं तो उससे निकलने वाला फ्लक्स साइज और शेप पर डिपेंड नहीं करता। ये बात बिल्कुल ठीक है, और इसका आंसर, ये ए पार्ट था, इसका आंसर क्या है, मान लीजिए एक प्लस Q चार्ज मैंने ले लिया है, मैं ऐसे प्लस Q लिख ही देता हूं ना। अब मान लीजिए इस पे हमने स्फीयर बना दिया, मैंने प्लस Q ले लिया है, इसके अंदर भी मैंने ऐसे टेढ़ा मेढ़ा स्थिति बना दी, प्लस Q लिया है, मैंने यहां पर क्यूब बना दिया।
ये बन गया क्यूब, यहां पर मैंने प्लस क्यू रख दिया है। गॉस लॉ के अनुसार सब में जाने वाला फ्लक्स कितना होगा बेटा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहां भी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहां भी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हो गया कि आपका स्फेरिकल इन शेप, किसी भी तरह का इर्रेगुलर शेप या ये क्यूब, कोई भी साइज और शेप आप ले लें, फ्लक्स, टोटल फ्लक्स की वैल्यू नहीं बदलेगी। ये आपने पॉइंट नंबर ए से या पार्ट नंबर ए का जिक्र करते हुए आंसर दे दिया है। अच्छा, बी की बात करते हैं ना, सेकंड वाले पार्ट की। देखिए पूछा क्या है भाई तो इन द फिगर देयर आर 3 इनफाइनाइट लॉन्ग थिन शीट्स, 1 2 3, बहुत बढ़िया। हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी सबकी अलग अलग है, इस पे देखिए मेंशन भी है, +2q, -2q और सिग्मा, q लिख रहा हूं, सिग्मा, 2 सिग्मा, -2 सिग्मा और सिग्मा। गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट टू द लेफ्ट ऑफ द शीट ऑफ चार्ज +2q। इसके लेफ्ट में मतलब ए में निकालने का जिक्र कर रहा है। चलिए लेफ्ट हुआ ना इसका, आगे देखते कुछ और भी पूछा है। एंड टू द राइट ऑफ द शीट ऑफ चार्ज +q, इसके राइट में मतलब डी में। ये कह रहे हैं ए और डी में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो देखिए यहां पर ऐसे सवाल बड़े पूछे जाते हैं। तो इस, अगर मैं इसको लिख दूं, इससे बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड 1, इससे बनने वाला 2, इससे बनने वाला 3, आपको समझाने के लिए। तो आप जानते हैं पॉजिटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे बनता है। तो इस वाले चार्ज से अवे, यानी ये 1 से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर हो गया, E1 ऐसे। इस -2 जब चार्ज होता है तो अपनी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, तो इससे बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड यहां कैसे हो जाएगा, E2 इस डायरेक्शन में, अपनी तरफ, नेगेटिव है ना तो नेगेटिव वाले की तरफ, ये अवे था। और थर्ड है सिग्मा, तीसरे नंबर का, वो प्लस है तो अवे, और ये रहा भाई साहब E3। अब आप ये देख रहे हैं कि E1 E2 सेम है। कैसे सेम है, क्योंकि अगर मैं E1 की वैल्यू निकाली, कलर बदल लूंगा, E1 की वैल्यू कितनी होती है, सिग्मा अपॉन 2e। सिग्मा का मतलब चार्ज डेंसिटी, तो यहां पे चार्ज डेंसिटी 2 सिग्मा है, तो 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख देते हैं, और ये 2 यहां पर और आ गया। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है ना, 2 सिग्मा तो चार्ज डेंसिटी है, ये वैल्यू हो गई पहले वाले की। फॉर्मूला ये होता है, आपको मालूम होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा की जगह जितना सिग्मा है वो पुट कर दिया है अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और E2 की बात कर लेंगे तो E2 की वैल्यू भी वही है, डायरेक्शन अपोजिट पकड़ रहे हैं तो यहां पर चार्ज डेंसिटी माइनस नहीं लगा रहे हैं, 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये निगेटिव चार्ज है इसलिए मैं निगेटिव लगा रहा हूं। इससे आप इस निगेटिव को ना लगाएं, इसके डायरेक्शन को हम पहचान देंगे। और नंबर 3 क्या हो गया, केवल सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, डायरेक्शन सब इधर से। तो E1 E2 देखिए मैग्नीट्यूड बराबर है, तो एक दूसरे को इसने मार दिया है, E1 E2 खत्म हो गए। क्या बचा, केवल E3 बचा। तो E3 की वैल्यू ये है, यानी मैं थोड़ा ऊपर करूंगा इसको, जो A हमने पकड़ा था रीजन ए में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बात समझ गया, क्योंकि E1 E2 ने एक दूसरे को मार दिया है, और यही कार्यक्रम कुछ यहां होने की संभावना है। इधर आइए, ये 1 की वजह से अवे, 2 की वजह से अपनी तरफ, और इस प्लस की वजह से फिर अवे। तो हमने अभी क्या देखा था कि ये E1 E2 इक्वल थे मैग्नीट्यूड में, प्लस माइनस की वजह से डायरेक्शन अलग अलग था, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को मार देंगे E1 E2। केवल E3 बचेगा यहां पर, तो E3 का मतलब अगेन यही, तो एट रीजन डी रीजन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, अगेन सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आपका आंसर आ गया। और ऐसे सवाल आपके बहुत पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, मैं इसको दिखाता हूं, आप नोट कर लें, जिससे हम लोग अच्छा परफॉर्मेंस करें और पूरा फायदा उठा पाएं अपनी और आपकी मेहनत के अनुसार। तो मैं हटता हूं, कई बच्चे इसको पॉज करके नोट करने की चाहत रखते हैं, आप नोट कर सकेंगे। थोड़ा ऊपर करते हैं, अब तक नोट किया होगा, और ये थोड़ा ऊपर, और ये देखिए, इसको आप नोट करने में सफल प्रयास आपका रहा होगा। अगले में लिखा है
टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग बॉल्स ए एंड बी, दो आइडेंटिकल बॉल्स हैं एक जैसी, जिस पे चार्जेस, इस पे -q है और इस वाले पे +3q है रिस्पेक्टिवली। दे आर बॉट इन कॉन्टैक्ट, उसके बाद इनको हमने कॉन्टैक्ट में लाए, ऐसे एक जैसी हैं बेटा, कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर एंड देन सेपरेटेड, फिर आपने इसको सेपरेट कर दिया। इसके बाद ये कहानी आपने की है। सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस डी अपार्ट, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको डी से अलग कर दिया है। फाइंड द नेचर ऑफ द कूलम्ब्स फोर्स, इस पे नेचर क्या होगा? नेचर का मतलब फोर्स अट्रैक्टिव होगा कि रिपल्सिव होगा, ये नेचर ऑफ फोर्स पूछने का मतलब है। तो वो तो डिसाइड करेगा इस पे पाए जाने वाला चार्ज। तो आइए देखते हैं चार्ज कैसे निकालेंगे। देखिए इस सिचुएशन में जब भी आइडेंटिकल बॉल्स होती हैं, आइडेंटिकल मेटेलिक बॉल्स, तो उस समय जब आप उनको टच कराते हैं तो टोटल चार्ज का आधा एक को मिल जाता, आधा एक को, यानी एवरेज वैल्यू दोनों को डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो टोटल नेट चार्ज है उसका आधा ए को मिल जाएगा, आधा बी को मिल जाएगा। अगर आइडेंटिकल बॉल्स हैं तो, अगर ये आइडेंटिकल बॉल्स नहीं हुई तो चैप्टर 2 का पोटेंशियल डिफरेंस पिक्चर में आ जाएगा। वो तो हमेशा ही आता है, लेकिन आइडेंटिकल बॉल होने की वजह से पोटेंशियल दोनों का सेम रहता है, इसलिए सेम का मतलब है सेम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में चला जाता है। लेकिन अगर आइडेंटिकल बॉल नहीं हुई तो एवरेज नहीं करना, फिर ऐसा ना करना टोटल जोड़ के आधा आधा बांट दो, फिर नहीं होगा नॉन आइडेंटिकल बॉल्स में। उसके लिए हम पोटेंशियल का हेल्प लेंगे चैप्टर 2 में, ठीक है। तो यहां पर टोटल चार्ज क्या रहा? क्यू टोटल या क्यू नेट? क्यू नेट का मतलब है -q + 3q। मैं इतना नहीं लिखता हूं, मैं क्यू ए और बी लिख देता हूं, तो ये कहानी ज्यादा लेंदी नहीं होगी। क्यू ए बी का मतलब क्या है? ये रहा टोटल चार्ज, टोटल चार्ज आधा आधा दोनों में बंटना था और डिवाइडेड बाई 2, ए को आधा चला जाएगा, आधा बी को चला जाएगा। तो इसकी वैल्यू बेटा क्या आ गई? इसकी वैल्यू आ गई 2q/q, 2q/2, यानी वैल्यू आ गई +q। यानी ए और बी पर कितना चार्ज है मेरे बच्चे? +q इस पर और +q इसके ऊपर। तो आप समझ गए दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है, तो नेचर ऑफ फोर्स क्या होगा? रिपल्सिव। कितना सरल है, थोड़ा लॉजिक, रिपल्सिव। अब इन सवालों का नेचर देखिए, कोई बच्चा रट्टा मारे बैठा है तो ये सवाल नहीं कर पाएगा वो, इसीलिए कॉन्सेप्ट बिल्डिंग जरूरी हो चुकी है अब, है ना। फिर रट्टा मारे रहेंगे तो कैसे होगा? खैर बात समझ में आई होगी आपको। तो ये फोर्स का नेचर कैसा हो जाएगा? कूलम्ब फोर्स इज रिपल्सिव इन नेचर। इसको आप नोट कर लीजिए, शांति से समझ लीजिए। अगला सवाल करेंगे, मैं किनारे हट जाता हूं जिससे आगे परफॉर्म कर सकूं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 इक्वल बॉल्स हैविंग इक्वल पॉजिटिव चार्जेस Q, दो इक्वल बॉल्स हैं, मैं एक जैसी हैं A और A, और दोनों पर Q चार्ज है, मैं इसको AB लिख देता हूं, है आइडेंटिकल, ठीक है। आर सस्पेंडेड बाई 2 इंसुलेटिंग स्ट्रिंग्स, यहां से कहीं से हमने किसी स्ट्रिंग से ऐसे लटका दिया है, बहुत अच्छा किया। इक्वल लेंथ, सब कुछ इक्वल है। व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन द फोर्स व्हेन द प्लास्टिक शीट इज इंसर्टेड बिटवीन द 2? अच्छा, ये क्या बोल रहे हैं? अभी इस पे कुछ फोर्स लगेगा और उसके बाद सेकंड स्टेज में आप इसके अंदर प्लास्टिक शीट डाल देंगे, तो इसके फोर्स पर क्या असर होगा? मान लीजिए जो प्लास्टिक शीट है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम K ले लें, क्योंकि प्लास्टिक शीट क्या होती है? डाइलेक्ट्रिक्स होती है। तो पहले जब प्लास्टिक शीट नहीं थी, हम उतना तो लिखे नहीं, आप जानते हैं कि जब मीडियम को हम बदल देते हैं तो मीडियम बदलने पर अगर डाइलेक्ट्रिक वैल्यू K है तो नया वाला फोर्स F/K हो जाता है। यानी पहला, अब जो नया फोर्स है पहले फोर्स का अपॉन K हो जाएगा डाइलेक्ट्रिक डालने पर, और डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू प्लास्टिक की 1 से बड़ी होती, वैक्यूम या एयर के लिए 1 लेते हैं, बाकी सबकी बड़ी। तो इफ K इज ग्रेटर देन 1 दैट मींस F' इज लेस देन F। ये आंसर हो गया। फोर्स इज रिड्यूस्ड, बात समझ में आई होगी। तो फोर्स आपका रिड्यूस हो जाएगा, ये आपका आंसर है। ये सब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन टाइप मामला है।
बात पकड़ में आ रही होगी आपके, है ना? तो यहां पर शुरू में फोर्स F था जब प्लास्टिक शीट नहीं थी, जब प्लास्टिक शीट डाले हैं तो F बाई के फोर्स हो गया, F बाई के हो जाता है, K टाइम्स कम। अब K की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, इसलिए फोर्स पहले से रिड्यूस हो गया है। तो मैं हटता हूं, इसको आप पकड़ लीजिए और आगे की चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पकड़ते हैं। यहां पर लिखा है 2 आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस Q ईच आर केप्ट 2 मीटर अपार्ट इन एयर। 2 पॉइंट चार्जेस हैं Q के, और इनके बीच की दूरी है 2 मीटर। तो मैं यहां बना देता हूं जिससे कि हम लोग बातों को अच्छी तरीके से पकड़ सकें। 2 मीटर की दूरी हो गई। अब देखते हैं आगे क्या भाई साहब बता रहे हैं। ए थर्ड पॉइंट चार्ज Q of unknown magnitude and sign is placed on the line joining the charges such that the system remains in equilibrium। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। Find the position and nature of कैपिटल Q। अगर हम कैपिटल Q को सपोज करिए यहां प्लेस कर रहे हैं, जो कि इससे x डिस्टेंस की दूरी पर है, ठीक? तो बाजू वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 2 थी, 2 मीटर। अब यहां पर इसका केवल मैग्नीट्यूड नहीं बताना है, हमको साइन भी बताना है। साइन मतलब प्लस है कि माइनस। अब देखिए साइन कैसे पकड़ोगे। वैसे तो मैं एक आपको फॉर्मूला टाइप बता देता हूं। कभी भी अगर ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो ये तीसरा चार्ज इक्विलिब्रियम के लिए निगेटिव होना चाहिए। तीनों एक जैसे नहीं हो सकते हैं सिस्टम इक्विलिब्रियम में, और अगर ये दोनों निगेटिव होते तो इसको प्लस होना चाहिए। आप समझ रहे हैं? 2 एक जैसे चार्ज हैं तो तीसरा चार्ज जो होगा उसके जैसा नहीं होगा, उसका अपोजिट चार्ज होगा। ऐसा क्यों बोल रहे हैं भी समझाएंगे भी आपको। तो ये याद कर लीजिए आप, जैसे फटाफट सवाल निकाल सकें। मुझे मालूम है ये निगेटिव वैल्यू होनी चाहिए। अब ये निगेटिव वैल्यू मुझे जिस तरीके से पता है वो तरीका आपको बता देते हैं। सपोज करिए ये इस पे फोर्स लगा रहा है, इसको मैं 1 नंबर दे देता हूं जल्दी लिखने के लिए, इसको 2 नंबर दे देता हूं, और इस वाले को 1-2 से भी कंफ्यूजन होगा, लिखना तो सब चाहिए, लेकिन चलिए मैं आपको समझाने की बात करता हूं। ये कि यहां पर इस Q से इसमें जो फोर्स लगेगा वो मान लो F1 इधर लग रहा है और F2 वाला इधर लगेगा। अगर हमने पॉजिटिव ले लिया है, इफ Q इज पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन, तो ये तो बैलेंस होता दिख रहा है, बड़ी अच्छी बात। लेकिन इसका हालचाल जरा लीजिए। इस वाले ने जो फोर्स इस पे लगाया है वो तो प्लस प्लस है, तो ये अवे लग गया ना F2। अब अगर ये भी प्लस हुआ तो ये भी धक्का इधर ही मार देगा रिपल्शन वाला, तो ये तो भाई साहब भाग जाएगा, ये तो भाग जाएगा। तो इसको अगर इक्विलिब्रियम में रहना है तो इसको यहां पर अपोजिट फोर्स चाहिए, यानी हमें ऐसा फोर्स चाहिए इस डायरेक्शन में। ये कब मिलेगा? जब ये Q निगेटिव हो। तो Q इज पॉजिटिव पॉसिबल नहीं है, समझ पाए कि नहीं? ये तो इक्विलिब्रियम में है, ये खिलाड़ी भाग जाएगा क्योंकि इस प्लस Q ने इस प्लस Q को धक्का मारा। ये अगर प्लस है तो इसने भी इसको धक्का मारा, दोनों धक्का मारा तो काय को रुकेगा? निकल लेगा, ठीक? लेकिन अगर ये निगेटिव है तो ये देखो इक्विलिब्रियम में आ गया, इसने इसको इधर मारा और निगेटिविटी की वजह से ये अट्रैक्शन हुआ, ये बैलेंस। इसकी कहानी देखो, Q निगेटिव है तो इसने अट्रैक्ट किया और इसने भी अट्रैक्ट किया, ये भी बैलेंस, इसी तरह ये भी बैलेंस। तो हमारा Q चार्ज कैसा होना चाहिए? Q चार्ज निगेटिव होना चाहिए। ये मैंने समझाया आपको, उम्मीद है आप इस बात को पकड़ पाए होंगे। तो ये Q निगेटिव होगा, और हमेशा आगे के लिए ये याद कर लीजिए कि 2 चार्जेस अगर पॉजिटिव हैं तो तीसरा चार्ज वहां कैसा होगा? उसका अपोजिट। पॉजिटिव है तो निगेटिव, निगेटिव है तो पॉजिटिव। अब हम इस x को निकालना चाहते हैं, तो इसकी वजह से यहां लगने वाला फोर्स कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, स्मॉल q इंटू कैपिटल Q अपॉन x स्क्वायर। ये फोर्स और ये जो फोर्स इस पे लगा रहा है वो भी बराबर कर दो। वो कितना रहा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q इंटू स्मॉल q और 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बहुत अच्छी बात। अब देखिए काफी चीज तो कट गई और वैल्यू आ गई कितनी? एक्स स्क्वायर बराबर 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर।
अब यहां से इसको सॉल्व कीजिए तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 2 माइनस एक्स। अगर आप पॉजिटिव ले रहे हैं तो x इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, यानी x बराबर 1 मीटर। और अगर आप निगेटिव लेने चल गए तो कोई वैल्यू ही अचीव नहीं होगी आपको, x कट जाएगा, तो यहां से कोई वैल्यू नहीं मिली। तो आंसर क्या हो गया, 2 मीटर था तो ये मिड पॉइंट पर आ गया। 2 मीटर टोटल है, 1 मीटर का आपका पोजीशन आया फ्रॉम Q प्लस Q, तो ये एक्चुअली मिड पॉइंट है। तो साइन ऑफ Q विल बी नेगेटिव एंड प्लेस्ड एट मिड पॉइंट। मेरे ख्याल से यही पूछा था शायद। पोजीशन एंड नेचर, तो पोजीशन यहां मैग्नीट्यूड नहीं पूछा, वरना एक इक्वेशन और बनानी पड़ती। तो केवल पोजीशन पूछी है, तो मिड पॉइंट, और नेचर माइनस Q। ये सवाल पूरा खत्म हो चुका है। तो इस तरह से आप इन सवालों को बनाएंगे। मैं हटता हूं, इसको नोट कीजिए, फिर आगे हम लोग चर्चा करेंगे। यहां है 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ 1 माइक्रोकूलम एंड 4 माइक्रोकूलम आर केप्ट 30 सेंटीमीटर अपार्ट। यहां पर +1 माइक्रोकूलम है बेटा, और दूसरा चार्ज है +4 माइक्रोकूलम, और दोनों के बीच का डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर। ये 30 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हो गया। लिखा है हाउ फार फ्रॉम +1 माइक्रोकूलम चार्ज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द 2 चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य होनी चाहिए, दोनों पॉजिटिव हैं। मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट P पर शून्य है, EP की वैल्यू कितनी है, 0। तो इससे बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, प्लस इससे बनने वाला इस डायरेक्शन में होगा। दोनों एक दूसरे को नलिफाई कर दें। ये डिस्टेंस मैंने ले ली है यहां से यहां तक x, तो ये कितनी हो जाएगी, आप सेंटीमीटर में पकड़ के चल रहे, 30 माइनस एक्स लिख देते हैं। चलो, ये डिस्टेंस हो गई। दोनों इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां बराबर बनना चाहिए। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन x, इलेक्ट्रिक फील्ड x स्क्वायर, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन 30 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहां पर क्योंकि इनका देखिए रेशियो है, इसलिए सेंटीमीटर मीटर में चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो कट जाती है वैल्यू, है ना। वरना आप मीटर में चेंज, कई बच्चे सोचे सर सेंटीमीटर में रख दिया आपने, तो इसलिए क्योंकि ये दोनों वैल्यूज में या सेंटीमीटर लिखोगे तो भी कट जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर तब भी कट जाएगा, इसलिए ना भी चेंज करोगे तो भी वैल्यू वही आ जाएगी। खैर, आप समझ पाए होंगे। अब Q1 अपॉन एक्स स्क्वायर, Q2 अपॉन 30 माइनस एक्स की चर्चा चली, तो 1 माइक्रोकूलम था, तो 1 × 10⁻⁻6 लिख सकते हो, वरना 1 ही लिख सकते हो, वो भी रेशियो कट जाता है भाई। 10 देखो लिख देते हैं 10⁻⁻6, और यहां मैं लिख के दिखा रहा हूं। x को अगर आप मीटर में लिखना चाहोगे तो इसको x × 10⁻⁻2 का ऐसे मीटर लिख सकते हो। और Q2 को कितना कूलम था, 4। आप जब तेजी से थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो ये सब बातें समझ जाएंगे, टाइम बचाना शुरू कर देंगे। इसको भी मैंने देखिए आपके लिए मीटर में चेंज कर दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब कट जाता है इसके अंदर। ये देखिए 10⁻⁻6 कट गया, 10⁻⁻2 स्क्वायर वाला भी कट गया, तो 1 अपॉन आया एक्स स्क्वायर, और यहां आया 4/30 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहां से आप वैल्यू ले सकते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर, या इसको 30 माइनस एक्स लिख दो, अपॉन एक्स, ये वैल्यू, ये स्क्वायर में वैल्यू आ गई, और यहां वैल्यू आ गई कितनी, 4। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यहां पे स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो 30 माइनस एक्स अपॉन एक्स बराबर 2। तो यहां से वैल्यू कितनी आ गई, 30 माइनस एक्स बराबर 2x, यानी 3x बराबर 30, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है बात को समझ पाए होंगे। यहां अगर प्लस माइनस भी लेंगे, देखिए स्क्वायर हटाए प्लस माइनस ले सकते थे, लेकिन हमको मालूम है कि इस तरफ निगेटिव वैल्यू में आपको कोई वैल्यू, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा। प्लस अगर है तो इस पॉइंट पर दोनों प्लस हैं, तो दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। नेवर बी
0। इसके इधर आ जाओ तो इससे और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही डायरेक्शन में बनेगा अवे, तो यहां भी 0 नहीं होगा। इसलिए यहां पर प्लस माइनस मैंने जानबूझकर नहीं लिया, जिससे हमारी आसानी बनी रहे। बात समझ पाए हैं ना? कई बच्चे कह सकते हैं जो अच्छे पढ़ने वाले हैं कि सर स्क्वायर हटाओ तो प्लस माइनस लो, तो प्लस माइनस क्यों नहीं लिया? माइनस ले भी लेते और कोई वैल्यू निकलती तो पॉसिबिलिटी नहीं है, इसलिए इसको छोड़ दिया है। बात पकड़ में आई होगी आपके? ठीक है, इसको आप नोट कर लो यहां पर। अगला सवाल लेते हैं बेटा, उसको देखते हैं। तो लिखा है ड्रॉ द पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस व्हेन ए पॉइंट चार्ज, बड़ा इंपॉर्टेंट, प्लस क्यू इज केप्ट नियर एन अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट। तो अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट के पास में जब पॉजिटिव चार्ज रखोगे, ये कंडक्टिंग प्लेट ले लो, ये कई बार पूछा गया, ध्यान रखना। यहां पर प्लस ले लिए हो चार्ज, अब ये प्लस लिए हो ना, अगर ये नहीं होती तो रेडियल चारों दिशाओं में निकल जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन क्योंकि ये कंडक्टिंग प्लेट है, व्हाट इज दिस, अगर ये नॉन कंडक्टिंग होती इंसुलेटर तो भी फर्क ना पड़ता। कंडक्टिंग प्लेट की वजह से ये यहां पर क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज पास में ले लेगा, यहां पर निगेटिव चार्ज बुला लेगा और पॉजिटिव वाला इधर कर देगा, पोलराइजेशन। इसकी वजह से यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां आके टर्मिनेट हो जाएंगी, ऐसे ऐसे, ध्यान रखना थोड़ा सा। इस तरीके से और भी फोटो बना सकते हैं, लेकिन मैं और आप पे छोड़ रहा हूं, और बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से चली जाएंगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की कहानी हो गई, इतनी काफी है। तो आप समझ पाए होंगे कि ये कंडक्टिंग प्लेट पास में लगाएंगे तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसमें यहां से ओरिजिनेट होंगी प्लस से, और माइनस की तरफ टर्मिनेट कर जाएंगी। इसको नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहां पर व्हाई डू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस नॉट फॉर्म क्लोज लूप। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाती। मतलब ये होता है कि प्लस चार्ज से अगर निकलती हैं तो यहां से ओरिजिनेट करती हैं और निगेटिव पर टर्मिनेट हो जाती, खत्म। जो चुंबक होता है मैग्नेट, उसमें क्लोज लूप फॉर्मेशन होता है। क्या मतलब, नॉर्थ से निकलेंगी साउथ पे जाके खत्म नहीं होंगी, अंदर भी जाती हैं, ये लूप बन गया। तो यहां पर आपका बनता है क्लोज लूप, यहां पे क्लोज लूप नहीं बनता। ठीक, क्यों नहीं बनता? क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कंजर्वेटिव इन नेचर होता है, कंजर्वेटिव, ये कारण याद कर लो, कंजर्वेटिव इन नेचर। कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस कह लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कह लो, इलेक्ट्रिक फील्ड कह लो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए कंजर्वेटिव इन नेचर। बाकी अपना ग्रामर सही कर लेना। और यहां पर ये मैग्नेटिक वाला नॉट कंजर्वेटिव। तो ये पूछा जाए आपको तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव इन नेचर होते हैं, इसलिए क्लोज्ड लूप नहीं बनते, यहां पर बनते हैं, ये कंजर्वेटिव इन नेचर नहीं होते हैं। तो ये भी एडिशनल जानकारी आपको मिल गई, नोट करो फटाफट। Why do the electric field lines never cross each other? ये तो आप बचपन से पिछले 4 सालों से ये पढ़ रहे हैं कि आप जानते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी पॉइंट P पर इंटरसेक्ट कर जाएं, तो हमें ये पता था कि जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो वहां टेंजेंट खींच दो। तो P पर टेंजेंट इसके हिसाब से खींचेंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आ गया, और इसके हिसाब से खींचेंगे तो इसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसे आ गया। एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 डायरेक्शन नॉट पॉसिबल, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। मैं लिख नहीं रहा हूं, वो मैं समझा रहा हूं, आप बात समझ गए होंगे। तो क्या हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट इसलिए नहीं करती क्योंकि वहां पर 2 दिशाएं इलेक्ट्रिक फील्ड की पॉसिबल नहीं है, इसलिए कैसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। ठीक, आप इसको पकड़े, यहां लिखा हुआ है गिवन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म, अच्छा भाई, न्यूटन कूलम्ब, बढ़िया। फाइंड द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू ए स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन ए साइड। एक स्क्वायर है 10 सेंटीमीटर का, उसकी साइड है, हुज प्लेन इज पैरेलल टू द वाईजेड प्लेन। देखिए मैं फोटो बनाऊं, मजा आ जाएगा, सवाल बहुत सरल है।
मैं इसको एक्स एक्सिस बना रहा हूं, इसको वाई एक्सिस, इसको जेड एक्सिस। ठीक, ये देखिए आई कैप लिखा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा किधर है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, यहां से जानकारी मिली, आई कैप इसीलिए लगाते हैं। और ये बता रहे हैं कि जो प्लेन है स्क्वायर वाला प्लेन 10 सेंटीमीटर का साइड है, वो वाईजेड प्लेन में है। तो वाईजेड प्लेन तो ये वाला प्लेन है ना, फोटो बना लो, फोटो बना लो। ये बना भैया एक खराब सा डायग्राम आपके लिए, सुंदरता आप लाएंगे, मुझसे बनती नहीं। ये आया, ये क्या है? दिस इज वाईजेड प्लेन। अगर वाईजेड प्लेन है तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? इसके परपेंडिकुलर आप जानते हैं, दिस डायरेक्शन इज द एरिया वेक्टर, ए या एस, जो भी आप, कुछ किताबों में ए, कुछ किताबों में एस लिखते हैं, जो पकड़ लो सब ठीक है। ये क्या है ना, लिख दो भैया, एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर हो गया? एक्स एक्सेस की तरफ। यानी अगर मैं इस एरिया वेक्टर को, चलो वाइटर ले लेते हैं, एस से रिप्रेजेंट करूं तो मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया इनटू आई कैप लिखना पसंद करूंगा। पसंद क्या करूंगा? लिखना ही पड़ेगा। एस की वैल्यू कितनी है? 10 सेंटीमीटर का उसका साइड है, एक स्क्वायर है, ए बराबर 10 सेंटीमीटर है ना। तो इसको मीटर लिखोगे तो 0.1 मीटर कह सकते हो। और इसका एरिया कितना हो गया? एस मतलब एरिया, तो ए स्क्वायर इसका एरिया होता है, मतलब 0.1 का स्क्वायर। इतना तो आप बहुत अच्छी तरह जानते हो, 0.01। ये मैग्नीट्यूड यहां लिख देंगे, यानी एस बराबर 0.01 आई कैप। एस हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा था ये, बस खेल खत्म। लिख लो ना एक बार, ई बराबर 5 इंटू 10 की पावर 3 आई कैप। अब हम जानते हैं फ्लक्स का फॉर्मूला, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई इज इक्वल टू ई डॉट एस। हम और आप दोनों जानते हैं, मल्टीप्लाई करो ना, क्या रखा है इसमें? आई कैप, और ये रहा साहब डॉट प्रोडक्ट 0.01, और ये रहा आई कैप। आप जानते हैं आई डॉट आई 1 हो जाता है, बाकी चीजें मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो इसको इससे मल्टीप्लाई आप कर दीजिए, 2 0 खा जाएगा और 50 आ जाएगा। तो 50 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये आपकी वैल्यू आ गई, आंसर नंबर जो भी था। शायद ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ठीक है, यहाँ आगे भी रामायण चल रही है। 2 नंबर सवाल है, तो मैं कर लेते हैं, कोई टेंशन नहीं, सीख भी रहे, समझ भी रहे। तो व्हाट वुड बी द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द प्लेन में एक्स, यहां गलती करेंगे लड़के, थीटा 30 ले लोगे और गलत हो जाएगा। यहां देखिए लिखा प्लेन मेक्स ए एंगल 30 डिग्री एंगल विद द एक्स एक्सेस। अब जो प्लेन था यहां, ये एक्स, मैं आपको फोटो दिखाऊं, बना देता हूं, ये एक्स एक्सेस है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है आपकी, इससे जो प्लेन है बेटा वो बना रहा है 30 डिग्री एंगल। तो 30 डिग्री एंगल मैं ऐसे बना देता हूं, ये प्लेन का वो खेल लेता हूं एक्सेस, ऐसे प्लेन है, और दिस एंगल इज 30 डिग्री प्लेन। लेकिन आप यहां पर E डॉट ds में जो cos थीटा आता है, ये cos थीटा, वो थीटा क्या होता है? एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल। तो एरिया वेक्टर तो इससे रहता है 90 डिग्री पर ना, कलर बदलो। तो अगर ये 30, ये पूरा 90 है, देखिए अगर ये 30 है तो ये एंगल कितना है? 60 डिग्री। यानी आपको एंगल लेना है 60 डिग्री, जिसने 30 लिया उसका काम तमाम। तो अब फ्लक्स क्या हो जाएगा? नंबर 2 सिचुएशन, E डॉट ds का मतलब होता है, या ई एस कॉस थीटा, ये थीटा यहां 30 लेना है, तो ये E रखा 5 इंटू 10 की पावर 3 था जहां तक, और S निकाला था 0.01। हम और आप साथ साथ हैं, ठीक है। कॉस थीटा था कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? आधी। ये वैल्यू होती है हाफ। थोड़ा ऊपर करना पड़ जाएगा, मैं चक्कर में था, ना करना पड़े। तो ये हाफ यहां पे वैल्यू रख दीजिए, तो ये 2.5 के आसपास आ जाएगा, बाकी एडजस्ट करेंगे। तो 25 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इज द आंसर। यहां पॉइंट टू बी नोटेड, ये गलती वाला पॉइंट है, क्या लिख देना चाहिए? गलती वाला पॉइंट यही लिख दूंगा, गलती, हर जगह इतना लिखना मुश्किल होगा, वाला पॉइंट।
ये आप ध्यान रखना होगा इन एंगल्स पर कि इस एंगल के लिए आप गलती कर सकते हो, जो नहीं करेंगे अब आप, क्योंकि समझ चुके हैं। खैर इसको नोट कीजिए, आगे चलेंगे फटाफट, जिससे कि बहुत ही बढ़िया समय का सदुपयोग करते हुए पूरे कॉन्सेप्ट को पकड़ सके। मेरे ख्याल से नोट कर लेंगे। पॉज कीजिए और साहब इसको नोट कीजिए। खसकाओ भाई, बहुत बढ़िया, आप इसको नोट कर पाए होंगे शानदार तरीके से। कलर होना चाहिए हरा। आग को सूद करता है मेरे। तो डिफाइन द टर्म इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ ए डायपोल। डायपोल मोमेंट, जो डायपोल होता है उसकी स्ट्रेंथ को बताता है डायपोल मोमेंट। ये रामायण में लिख नहीं रहा हूं वरना बहुत समय लगेगा, मेरी भाषा सुनिए और समझ लीजिए। डायपोल बहुत तरह के हो सकते हैं, प्लस माइनस क्यू चेंज करते रहो, बीच का डिस्टेंस चेंज करते रहो। तो वो डायपोल मोमेंट क्या बताता है? स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। बढ़िया। अब वो डायपोल का मामला, वो डायपोल मोमेंट है कितने बराबर? माइनस क्यू प्लस क्यू, और बीच का डिस्टेंस ले लो आप 2l या 2a। 2a कई किताबों में होता है तो मैं 2a पकड़ रहा हूं। 2a का मतलब ये सेपरेशन बिटवीन चार्जेस। तो आप जो p लेते हैं ये क्या है? डायपोल मोमेंट। ध्यान रखना ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी वैल्यू हो जाती है p इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a वेक्टर। इसका ये तो मैग्नीट्यूड, अगर मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो मैग्नीट्यूड लिखेंगे p इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a, ऐसे सिंपल लिखते हैं। डायरेक्शन किधर है? इसका डायरेक्शन होता है फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। समझ में आ रहा है ना? एरो एरो थोड़ा सा जल्दी लिख देते हैं तो आपको संभालना होगा। हम भी कोशिश कर रहे हैं संभालने की, ऐसी बात नहीं है, दोनों लोग संभालेंगे मिलके। तो ये माइनस क्यू से प्लस क्यू, ये क्या है? डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। बात समझ में आई? बस इतनी सी बात थी, एक नंबर का सवाल था, निपट जाएगा। आता क्या रहता है, ये तो आप पे आया हुआ है भाई। हटो, इसको नोट करो चलो फटाफट। और यहां देखा, राइट द एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क acting on a dipole of dipole moment P placed in a electric field E। फॉर्मूला पूछा है भाई, आप जानते हैं, एक नंबर का है सवाल। टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E। बस मैग्नीट्यूड लिखोगे तो लिखोगे PE साइन थीटा। थीटा क्या है? जब भी फॉर्मूला लिखें टॉर्क PE, सबका मीनिंग लिख देना, सब आप लिख लेंगे इसलिए मैं छोड़ रहा हूं, थीटा लिख देता हूं। एंगल बिटवीन डायपोल मोमेंट मेरे बच्चे और क्या है? एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। EF का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। इतना तो आप समझ ही जाएंगे, पूरी बात लिखने से आप लिख दीजिएगा वहां एग्जाम में। तो आप नोट कीजिए, अगला सवाल पकड़ने की चेष्टा करेंगे। ये सब बहुत आते रहते हैं। इस क्वेश्चन को भी देखते हैं, 2 नंबर का सवाल दिख रहा है। इफ डायपोल वेर केप्ट इन ए यूनिफॉर्म, ध्यान देना, यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट में कोई डायपोल रखा है, डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ द डायपोल इन स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अच्छा, डायग्राम बनाना है। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है, पूरा खुला खेल करना है। एंड राइट द एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क। अच्छा, एक्सप्रेशन भी इनको चाहिए, लिख देंगे। एक्टिंग ऑन द डायपोल इन बोथ द केसेस। बहुत अच्छी बात, पहले यही निपटा देते हैं। तो पहला केस लेते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम में थीटा की वैल्यू, पीछे लिखा था ना टॉर्क की, पी साइन थीटा। तो पी साइन थीटा में यहां थीटा जो होता है वो 0 डिग्री होता है। अब इन्होंने डायग्राम बोला है इसलिए ऐसे छोड़ नहीं पाएंगे। थीटा किसके बीच में था? थीटा था P और E के बीच में। खैर, बनाते हैं फोटो, कलर बदल लेने की इच्छा जाग उठी। तो ये रहा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बेटा, और जो डायपोल है उसका कलर यही रख लेते हैं, बार बार कौन चेंज करे। ये मैंने आपको डायपोल बनाया, माइनस क्यू से प्लस क्यू। इसका डायपोल मोमेंट देखिए इधर ही है, ये डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है। ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है। थीटा यहां पे 0 हो गया, थीटा 0 पकड़ पाए। टॉर्क कितना आया? PE साइन थीटा, और थीटा यहां 0 पुट किए हुए हैं भाई,
तो हम और आप जान गए कि यहां पर टॉर्क कितना लगा, 0। बढ़िया, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है। ये जो आपका डाइपोल है उसको ऐसे घुमाओगे हल्का सा तो खट से वापस चला जाएगा। ये समझ रहे हैं, जैसे हल्का सा इधर या इधर घुमाएंगे तो वापस इसी पोजीशन में आ जाएगा जहां पर इस समय है। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम। दूसरी बात कर लेते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, इसके अंदर अनस्टेबल में क्या होता है, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होती है। मतलब क्या रहा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है तो आप जो डायपोल बना रहे हैं वो -q और +q ऐसे बनाइए, और इसका डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन देखिए इस दिशा में है। तो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। E इधर है, P इधर है, और अब टॉर्क लिखेंगे तो टॉर्क फिर वही आ जाएगा, P साइन थीटा, यानी PE साइन 180 डिग्री, यानी 0। लेकिन ये अनस्टेबल क्यों है, क्योंकि अगर आपने इसको ऐसे घुमाया तो ये पूरा घूम जाता है। माइनस है ना, तो माइनस पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो ये वापस नहीं आएगा, ये ऐसे घुमाने पर घूम जाएगा, इसलिए अनस्टेबल है। इसको ज्यादा मैं विस्तार में बताया है मैंने अपने पूरे कहानी में, लेक्चर्स में, लेकिन आप समझ पा रहे होंगे। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या, कि थोड़ा सा अपनी मीन पोजीशन से हटाओ वही गेन कर ले स्टेबल, और जो आपने मीन पोजीशन से हल्का सा हटाया पूरा ही हट जाए वो अनस्टेबल। तो यहां पे टॉर्क दोनों पर 0 है, लेकिन एक स्टेबल है एक अनस्टेबल। स्टेबल का मतलब थोड़ा सा छेड़ोगे तो वापस आ जाएगा, यहां छेड़ोगे तो वापस नहीं आएगा, पूरा घूम जाएगा। ऐसे किया तो ऐसे ही हो जाएगा। खैर इसको नोट कर लो। यहां पर पूछा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए स्फेरिकल सरफेस शोन इन द फिगर इज, इस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होएगा इस सरफेस से। गॉस लॉ लगा दीजिए। तो गॉस लॉ क्या बताता है, Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q इनसाइड का मतलब इसके अंदर नेट चार्ज, तो नेट चार्ज क्या है, -Q1 + Q2 अपॉन एप्सिलॉन नेट। थोड़ा अच्छा लगे इसलिए Q2 पहले लिख लो, और ये आपका आंसर आ गया। जो इस इनक्लोज सरफेस से बाहर है उसको फ्लक्स में इंक्लूड नहीं करते हैं, ये आपको मालूम है, सवाल में पूछा भी गया है। नोट करें इसको। यहां पर हाउ डज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज इनक्लोज बाय ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस गेट अफेक्टेड व्हेन इट्स रेडियस इज इंक्रीज्ड। देखिए, एक मान लीजिए मैं ले लूं इनक्लोज, तो पॉइंट चार्ज इसके सेंटर पे या कहां पर है ये नहीं पता है, इनक्लोज लिखा, कहीं पे ले लीजिए आप पॉइंट चार्ज, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप जान रहे हैं कि इसके सेंटर से ये रेडियस कितनी है, R है। अब अगर R को बढ़ा दें, कैपिटल R कर दें, तो क्या फ्लक्स में परिवर्तन होगा? आंसर नहीं होगा, क्योंकि जो फ्लक्स होता है वो हमेशा Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो ये इस वाले के लिए भी Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट वही वैल्यू है जो इस बड़े वाले के लिए। R तो इसमें है ही नहीं, तो फ्लक्स सेम रहेगा। नो चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सेम फ्लक्स। तो आप समझ पाए कि दोनों में सेम फ्लक्स होने वाला। मैं हटता हूं, इसको नोट कीजिए, अगले सवाल को तुरंत लेते हैं। What is the electric flux through a cube of side 1 centimeter which encloses an electric dipole? एक क्यूब है, देखिए बड़ा सा बनाते हैं, हमें फट से समझ में आ गया, आप भी पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। इस क्यूब के अंदर एक आपने डाइपोल रख दिया है, +Q -Q। कह रहा है कितना फ्लक्स, समझ गए? तो फ्लक्स साहब होता है Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और Q इनसाइड कितना है, -Q + Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब 0। तो आंसर हो गया 0। यानी जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है उस पे नेट चार्ज 0 होता है, इसलिए इसके अंदर चार्ज ही 0 है, तो काहे का फ्लक्स। और ये गॉस लॉ लगा के हमने दिखा भी दिया, आप भी दिखा दीजिएगा। तो डाइपोल अगर कहीं रखा है तो उससे जाने वाला फ्लक्स 0 होगा उससे। खैर इसको नोट कर लीजिए। A hollow cylinder box of length 1 meter and area of cross section
25 सेंटीमीटर स्क्वायर इज प्लेस्ड इन ए 3-डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम एज शोन इन द फिगर। ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस जेड, और इस तरीके से ये भाई साहब रखे गए हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन इज दिस वन। ये आई कैप लिखने का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक्स एक्सेस की तरफ है, बना दिया जिससे पकड़ पाए। ये इंफॉर्मेशन दी गई आई कैप से, लिखने का मतलब ही यही है। और वेयर ई इज इन न्यूटन पर कूलम एंड एक्स इज इन मीटर्स, बड़ी अच्छी बात है। नेट फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर, इस सिलेंडर से कितना फ्लक्स जा रहा है, और चार्ज इनक्लोज बाय द सिलेंडर, दोनों बातें निकालनी है। तो देखिए आप, मैं यहां पर एक सिलेंडर लेता हूं, ये देखिए फटाफट समझ लीजिए। अगर ये देखिए सिलेंडर कुछ ऐसे रखा हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो ये जो बॉटम है यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड घुस रहा है और यहां पे घुस रहा है। यहां इसकी ये जो सरफेस है, इससे जो फ्लक्स है वो जीरो जाएगा। क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे और सरफेस एरिया वेक्टर ऐसे। तो इसमें और इसमें 90 डिग्री का एंगल, तो cos 90 जीरो होता है, इसलिए बात खत्म। तो कर्व्ड सरफेस एरिया से कोई भी फ्लक्स नहीं जाएगा, इधर से और इधर से जाएगा, जो मैं दिखाने वाला हूं आपको। तो यहां पर देखिए, मैं रेड कलर लेना चाहूंगा। अच्छा देखिए, यहां पर इसका जो सरफेस एरिया वेक्टर है, उसको हमेशा क्लोज सरफेस में एरिया वेक्टर आउटसाइड द सरफेस होता है, बाहर की तरफ। तो अगर ये डिब्बा है, मतलब सिलेंडर है, तो इसमें इसका एरिया वेक्टर इधर होगा, बाहर, अंदर नहीं, बाहर। और इसका वाला बाहर इधर, इसका वाला ऊपर बाहर, ऐसे बाहर बाहर। तो कोई भी क्लोज सरफेस है उसमें एरिया वेक्टर बाहर की तरफ होता है। ये बाहर की तरफ एरिया वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है मेरे बच्चे? ये लिखा था। तो यहां थीटा कितना हो गया? 180 डिग्री। यहां देखिए इसका एरिया वेक्टर डायरेक्शन यही है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी यही है, तो थीटा कितना हो गया? 0 डिग्री। बात समझ में आई होगी आपके। यहां कर्व्ड सरफेस पे देखिए, इलेक्ट्रिक वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और एरिया वेक्टर ऊपर, तो बीच में 90 हो गया। हम जानते हैं cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो कोई फ्लक्स इससे नहीं जाएगा, केवल लेफ्ट राइट, इसको बोल दो लेफ्ट सरफेस, इसको बोल देते हैं राइट सरफेस। अब हम सवाल सॉल्व कर लेते हैं, बात समझ में आपकी आ गई है। तो मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लेता हूं, राइट लेफ्ट कहीं से पकड़ लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो फ्लक्स एट लेफ्ट ले लेते हैं, ठीक है। तो फ्लक्स ले लीजिए लेफ्ट, तो ई लेफ्ट का, और साथ में एरिया, और एरिया कितना आ रहा है? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया, तो एरिया में लिख लेता हूं, एस लिख लेता हूं उसको ना। तो एस की वैल्यू कितनी हो गई? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो 25 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर, ये एरिया हो गया। तो ये आपका एरिया रहा। मैं भी एरिया मेंशन ही कर दूं क्या? ऐसे ही मेंशन कर देता हूं, चलो बाद में रख देंगे। और ये रहा cos 180 डिग्री। इतना तो हम जान ही रहे थे कि इसके बीच में एंगल 180 डिग्री बनना था। थोड़ी वैल्यू रख देते हैं फटाफट। EL का मतलब क्या हो जाता है? EL का मतलब यहां ये 1 मीटर है ना, तो अगर आप EL निकालने जाएंगे तो यहां वैल्यू रखी थी 50x इंटू आई कैप। तो EL में आपने रखा वैल्यू तो 50, और x की जगह 1 मीटर, क्योंकि यहां से डिस्टेंस 1 मीटर है, ये x यही दिया हुआ है, तो 1 मीटर आई कैप। यानी EL का जो मैग्नीट्यूड आया वो केवल 50 आ गया, बाकी तो ये डायरेक्शन के लिए है। तो ये वैल्यू यहां पर आ गई 50। S कितनी है? 25 इंटू 10 की पावर -4, और साथ में ये वैल्यू cos 180 कितनी हो गई? -1। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। 25 इंटू 5 125, माइनस में और 4 जीरो अगर, तो 0.0125 0125 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये आ गया फ्लक्स लेफ्ट साइड में, आराम से, कोई टेंशन नहीं है। मल्टीप्लाई वगैरह करके देख सकते हैं, हिसाब आपका बन जाएगा। अब फ्लक्स चले जाओ अब राइट में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में, सरफेस एरिया और cos 0, क्योंकि इस वाले में राइट साइड में थीटा हमारा 0 है।
तो यहां पर ER कितना होगा, यही बाजू में निकाल देते हैं। 50xi कैप लिखा था, x कितना, यहां से यहां तक का डिस्टेंस ये कितना है, 1 मीटर लंबा सिलेंडर है। कलर बदले नहीं, ऊपर लिखेंगे दिखेगा नहीं, 1 मीटर ये भी है, यानी 1 और 1 2 मीटर, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस 2 मीटर हो गया। आप तो इसके लिए आपने 2 पुट कर दिया, तो वैल्यू क्या आ गई, 100 आई कैप, यानी केवल मैग्नीट्यूड की बात करें तो 100 आ गया। अब वैल्यू डाल दीजिए यहां पर, दिस इज 100, एस तो वही था 25 इंटू 10 की पावर -4, और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2 0 ने खा लिया और 0 लग गया पॉइंट, 0.25 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये बात आप समझ गए होंगे। नेट फ्लक्स निकालने की बारी आ गई, तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, फ्लक्स एट लेफ्ट और फ्लक्स एट राइट, इन दोनों को आप जोड़ मारिए। तो लेफ्ट वाला था -0.125 प्लस 0.25, आपने इसको ऐड किया, पॉजिटिव का आ गया 0.125 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये देखिए आंसर आ गया आपका, कितना फ्लक्स इसके अंदर है, ये जो कहानी पूछी थी, नेट फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर। अब ये कह रहा है चार्ज इनक्लोज बाय द सिलेंडर, ये भी बड़े आराम से निकल आएगा। हम जानते हैं पार्ट नंबर 2 में कि जो फ्लक्स का रिलेशन होता है वो Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो Q इनसाइड अगर हमको निकालना है तो फ्लक्स इंटू एप्सिलॉन नॉट कर दो, फ्लक्स ऊपर से निकाल चुके हो 0.125 और एप्सिलॉन नॉट मतलब 8.85 इंटू 10 की पावर -12, ये वैल्यू लिख दी। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, आ जाएगा 1.1 इंटू 10 की पावर -12 कूलम। ये आपका आंसर आ गया बेटा। तो ये देखिए, इस तरह से ये एक अच्छा सवाल है, ऐसे सवाल आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। जल्दी से कर लीजिए, अगला सवाल करेंगे हम लोग। अगले सवाल की बात करते हैं, डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इज इट ए स्केलर और ए वेक्टर क्वांटिटी। तो फ्लक्स आप डिफाइन कर दीजिएगा। फ्लक्स को मैथमेटिकल लिखते हैं, क्लोज्ड एरिया में अगर कर रहे हैं तो E.ds, ये फ्लक्स का मैथमेटिकल स्वरूप है, और ये स्केलर क्वांटिटी होती है। बाकी तो आप डेफिनेशन पढ़े होंगे। इतनी बात आप, पार्ट नंबर 8 था क्या, ये होगी। अब ये क्या कह रहा है, ए पॉइंट चार्ज Q इज एट ए डिस्टेंस d/2 डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ D एज शोन इन द फिगर। ये फिगर है। यूज गॉस लॉ टू ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। बढ़िया बात। अब देखिए, इसको क्या करते हैं, करने के लिए इसी स्क्वायर से ना एक हाइपोथेटिकल क्यूब ले लेते हैं। देखिए इस तरह से आपको दिखा रहा हूं, ये जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर ये है जो दिया हुआ था, जो D साइड का था, और इसी के हर साइड को क्यूब बना लेते हैं। सबका D ही है, और यहां जो आपका चार्ज है वो इससे D/2 ऊपर यहां पर आ गया है। दिस इज D/2, तो सेंटर पर आ गया है। ये क्या है, सेंटर ऑफ द क्यूब। तो अब इस क्यूब से कितना फ्लक्स जाता है, ये गॉस लॉ लग जाएगा। तो फ्लक्स बताते हैं गॉस साहब कि Q इनसाइड यानी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इससे टोटल फ्लक्स जाएगा। व्हाट इज दिस, दिस इज टोटल फ्लक्स थ्रू क्यूब। मैं लिख नहीं रहा हूं, थ्रू क्यूब। अब ये क्योंकि सिमेट्रिसिटी है, हर दिशाओं में एक जैसी स्थिति है, इसलिए इससे कितना फ्लक्स जाएगा। ऐसे कितने सरफेसेस हैं क्यूब के अंदर, 6। अब जानते ही 1 2 3 4 5 6, एक क्यूब में कितने सरफेसेस होते हैं, 6। हर सरफेस से कितना जाएगा, टोटल का छठा हिस्सा। तो फ्लक्स थ्रू दी, क्या लिखा था, स्क्वायर से कितना जाएगा, Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। ये आपका आंसर हो गया। बात समझे, ये सेंटर पर होना चाहिए, तभी सिमेट्रिसिटी बनेगी और सारे सरफेसेस से एक ही जैसा फ्लक्स जाएगा। टोटल है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 6 टुकड़े कर दीजिए, सबको एक एक टुकड़ा बांट दीजिए सिमेट्रिसिटी होने की वजह से। अब ये बी वाले ऑप्शन में कुछ कह रहे हैं, इफ द पॉइंट चार्ज इज नाउ मूव टू ए डिस्टेंस D, इसको ये डिस्टेंस क्या किया है, D कर दिया है, और फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्वायर एंड द साइड ऑफ द स्क्वायर इज डबल्ड। कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अब जो हमने बनाया है, देखिए फिर वही सिचुएशन खड़ी हो गई।
अब ये क्या बोल रहे हैं कि ये डिस्टेंस हो गई है 2d, और ये जो भाई साहब थे ये कितनी दूर पर है, d दूर पर है, चार्ज क्यू रखा है, फिर ये सेंटर ऑफ द क्यूब आ गए। अब 2D वाले फ्रेम से आपने बड़ा क्यूब बना दिया और सेंटर कितनी दूर है, उस स्क्वायर से d डिस्टेंस दूर, तो अब भी टोटल फ्लक्स कितना है, फाई टोटल थ्रू क्यूब गॉस लॉ के अनुसार Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, पाई थ्रू वन सरफेस वन स्क्वायर, तो वो हो गया इसी का छठा हिस्सा। तो फ्लक्स पर कोई चेंज आपका नहीं पड़ा। इस तरह से सवाल कर लिए जाते हैं, सिमेट्रिसिटी का फायदा उठा के प्रेम पूर्वक हो जाते हैं। नोट कर लीजिए, अगले सवाल को तुरंत चर्चा में लेते हैं। कंसीडर टू हॉलो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स S1 एंड S2। ये देखिए S1 एक है खाली है, S2 हॉलो है, S2 ये है। इनक्लोजिंग चार्ज 2Q, उसके अंदर 2Q का चार्ज है, इसके अंदर 4Q का चार्ज है, इस तरीके से जैसा डायग्राम में बताया है। फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू देम, अभी निकाल देते हैं। पहले S1 के लिए अगर हम लेने चले फ्लक्स, तो हम Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं ना, तो Q इनसाइड कितना आया, इसके अंदर कितना चार्ज है 2Q, तो इसकी वैल्यू क्या लिख दोगे 2Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हम फ्लक्स ऑफ S2 लिखेंगे, फिर Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस बड़े वाले S2 में कितना चार्ज इनक्लोज है, अब तो ये 4Q भी है और 2Q भी तो इसी के अंदर है, तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा। यानी वैल्यू क्या आ गई 6Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। रेशियो पूछा था तो फाई S1 अपॉन फाई S2, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो ये आप मैं लिख देता हूं आपके लिए, चलो भाई 6Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वरना 1:3 आंसर आ गया। ये पहले का सवाल का आंसर है। दूसरी बात करते हैं, हाउ विल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्फीयर S1 चेंज if a medium of dielectric constant epsilon or is introduced in the space inside S1 in the place of air। यानी यहां पर हमने S1 में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी का ऐसा का मीडियम एप्सिलॉन नॉट ठूस दिया है, कोई दिक्कत नहीं होती। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, फाई 1 डैश फाई S1 डैश क्या हो जाएगा, जो चार्ज इनसाइड है 2Q, और अब एप्सिलॉन नॉट के साथ साथ एप्सिलॉन आर आ जाएगा। के आ जाता है जब मीडियम हो, मीडियम ना हो ये ध्यान रखिएगा, एप्सिलॉन ऑफ मीडियम एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर के बराबर होता है, और एप्सिलॉन मीडियम को कभी कभी केवल एप्सिलॉन से शो करते हैं। तो परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, परमिटिविटी रिलेटिव परमिटिविटी, ये कहानी है। तो ये आंसर यहां हो गया, पहले वाले का ये आंसर हो गया। तो बस ये सवाल हो गया, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, पकड़े रहिए। चलिए अगले सवाल को करेंगे। इसको पहले आप हट जाता हूं, कई बच्चे चाहते हैं रोक कर पॉज करके नोट आउट करना, कर लीजिए आप। और इस सवाल में देखते हैं, ए पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर। हॉलो कंडक्टिंग, तो भैया ऐसे लो, यहां पर हमने क्या रखा है क्यू चार्ज, जैसा मैं समझ पा रहा हूं, ऑफ इंटरनल रेडियस आर। अच्छा, ये इंटरनल रेडियस साहब इसकी आर है और आउटर 2R है, थोड़ी सी कहानी ऐसी है, और ये साहब 2R के हैं बराबर। द रेशियो ऑफ द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द इनर सरफेस टू दैट ऑफ आउटर, रेशियो पूछ लिया है भाई। तो देखिए Q यहां रखोगे तो इनर ना इंडक्शन से यहां -Q क्रिएट हो जाएगा, डेवलप। और इस क्योंकि ये तो कंडक्टर है, पहले न्यूट्रल था तो अब भी न्यूट्रल होना चाहिए, तो -Q यहां आएगा तो +Q आउटर सरफेस पे चला जाएगा, समझे। Q रखने की वजह से ड्यू टू इंडक्शन इसके इनर सरफेस पे -Q, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पहले था तो अब भी रहेगा, तो -Q तो +Q, जिससे ये दोनों मिलकर न्यूट्रलाइज कर लें और इंडक्शन हो गया। तो अब अगर मैं बात करूं, अगर मैं इस Q को पॉजिटिव लेके चलूं, नेगेटिव भी ले लोगे तो भी रेशियो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं सिग्मा आउटर सरफेस 2R वाले के लिए, तो क्या लिखोगे Q अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
टोटल चार्ज अपॉन सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया कहानी। यानी आप लिखना चाहें तो Q, अब चलो इसी से निपट लेंगे, इतना तो आप समझते ही हैं। Q इनसाइड की बात कर लेते हैं, तो Q इनसाइड में -Q चार्ज आया था और 4 पाई आर स्क्वायर, ये। अब इसी का रेशियो हमको बताना है, Q इनसाइड अपॉन Q आउट, डिवाइड कर दीजिए इनसाइड वाला ऊपर, टू आर का स्क्वायर, तो ये 2r का मतलब हो जाएगा 4r स्क्वायर, तो यहां पर आप 4 ऊपर चला जाएगा तो -4/1, ये आपका आंसर आ गया। बहुत ही आसान सवाल, लेकिन लॉजिक समझना जरूरी है, इसमें कोई ट्विस्ट हो तो आप संभाल पाएंगे। इसको नोट कीजिए, अगले सवाल की तरफ तुरंत प्रस्थान करते हैं। तो डज द चार्ज गिवन टू ए मेटेलिक स्फीयर, थोड़ा सा जोश के साथ पढ़ने में लर्निंग बहुत फास्ट होती है, फोकस रहता है, जमे रहते हैं मैदान में, थकान भी नहीं लगती। डज द चार्ज गिवन टू ए मेटेलिक स्फीयर, अच्छा भाई ये मेटेलिक स्फीयर है, ऐसे कर दो तो मेटेलिक स्फीयर मतलब ठोस गोला, अबे लिख दो, शर्माना क्या है, ठोस ऐसे ही लिखते हैं, गोला आप ऐसे समझ लो। ऑन वेदर इट इज ए हॉलो सॉलिड स्फीयर, हॉलो यानी एक खोखला गोला, हॉलो मेटेलिक स्फीयर, क्या बोलेंगे इसको, खोखला, खोखला गोला, मजा आ रहा लिखने में, कह रहे एनीवे। तो यहां पर आप समझ गए होंगे क्या कहना चाह रहे हैं, इनको चार्ज दिया गया, इनको हमने चार्ज दिया है। गिव रीजन, डज द चार्ज गिवन टू ए मेटेलिक स्फीयर डिपेंड ऑन दी, नहीं डिपेंड करेगा, क्योंकि जो चार्ज आप देते हैं वो कंडक्टर की सरफेस पे आता है, तो इसमें भी सारा चार्ज आपका बाहर ही मिलेगा भाई, और इसमें भी सारा बाहर मिलेगा। तो आप क्या लिख सकते हैं, पता नहीं क्या लिखा, डज द चार्ज गिवन टू मेटेलिक स्फीयर डिपेंड, नॉट डिपेंड, इट विल नॉट डिपेंड, नो नॉट डिपेंड। और बाकी मैं लिख नहीं रहा हूं, समय लगेगा, आप समझ गए होंगे। किसी भी मेटेलिक कंडक्टर को, चाहे वो सॉलिड हो चाहे वो हॉलो हो, सारा चार्ज कहां जाता है, आउटर साइड पे, ऑन द सरफेस ऑफ द मेटेलिक कंडक्टर। तो अंदर क्या है, उससे क्या लेना देना, जब सब कुछ बाहर ही रहना है, अंदर हो और चाहे ना हो, क्योंकि रहना तो बाहर ही है चार्ज को, इसलिए ऐसी बात की जा रही है। इसको आप समझ सकते हैं, मैंने उसे समझाया, अगली चीज फिर से पकड़ेंगे। और इस क्वेश्चन में देखते हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, टू चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड -2q एंड +q आर लोकेटेड एट ए पॉइंट्स a,0, 4a,0 कोऑर्डिनेट एक्सेस। ओरिजिन एक कहां है, a,0, ए ले लो, यहां a,0 पर कितना चार्ज है भाई, -2q चार्ज है, और दूसरा q चार्ज है 4a,0, और इस पे चार्ज था +q, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दीज चार्जेस थ्रू ए स्फीयर ऑफ रेडियस 3a। अब जब रेडियस खींचोगे ना, तो रेडियस ये a है, 4a है, 3a यहां कहीं होगा, तो ऐसा स्फीयर ये बना, देख पाए आप, ये ओरिजिन है 0 0, ये स्फीयर बना। अब इसका फ्लक्स कितना लोगे, फ्लक्स तो भाई साहब होता है Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, गॉस थ्योरम के हिसाब से, गॉस लॉ के हिसाब से। Q इनसाइड तो -2q तो बाहर है, इसको लेना नहीं है, तो वैल्यू हो गई -2q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आपको पता है गॉस लॉ में Q in मतलब इनसाइड, और नेट, नेट भी लिखना चाहिए, जगह नहीं इसलिए नहीं लिखते, Q इनसाइड एंड नेट चार्ज, इसकी वैल्यू -2q अपॉन हो जाएगी, इससे कोई मतलब नहीं, बाहर है ये, बात खत्म, ज्यादा चर्चा करना बेवकूफी। अगली बात करते हैं। अच्छा, ये दूसरा 2 नंबर, अप्लाई गॉस लॉ टू शो दैट फॉर ए चार्ज स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल का मतलब खोखला गोला, कुछ ज्यादा बड़ा गोला बना दिया हमने, कोई बात नहीं है, बना ही दिया तो बना ही, ये इसको चार्ज देके बैठे हैं, और सपोज करिए इसको चार्ज हम दिए हुए हैं Q, स्फेरिकल शेल है, शेल का मतलब होता खोखला, शेल
हॉलो होती है, ये आपको पता है, कंडक्टिंग शेल है। तो अप्लाई गॉस लॉ टू शो दैट फॉर ए चार्ज स्फेरिकल शेल द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द शेल। अब मान लीजिए हमको यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना, ये और ये इसका सेंटर है और इसकी रेडियस ले लो r है, और जहां हमको पता करना है वो ये पॉइंट है विच इज r। यहां पर r इज ग्रेटर देन r आउटसाइड p पॉइंट पर। तो जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पता करना है वो वहां से एक गॉसियन सरफेस ले लेंगे। अब ये गॉसियन सरफेस भाई बनाओ, मेरी तो टेढ़ी मेढ़ी बनती है, ऐसे स्फेरिकल गॉसियन सरफेस दिख पाई होगी। तो डॉटेड लाइन शोज गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, एकदम प्रेम पूर्वक बेटा, कोई टेंशन नहीं है। अब देखिए चालू हो जाइए, क्या होता है, फ्लक्स, एक फॉर्मूला है E डॉट ds बाई डेफिनेशन, दूसरा फॉर्मूला है गॉस थ्योरम से Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बढ़िया। अब यहां पर हमें ये पता है कि ये सेंटर है इसका, कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी, छोटा सा पोर्शन लिया है ds, यहां से एरिया वेक्टर यानी ये ds वेक्टर इस डायरेक्शन में है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन किधर है, इसी तरफ है, तो थीटा इज इक्वल टू 0। और ये हर जगह के लिए ऐसा ही रहेगा। यहां आ जाएंगे तो अगेन ds इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, तो थीटा अगेन 0। तो थीटा इन फिक्स 0, क्योंकि ये रेडियल निकलती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हॉलो स्फीयर से चारों दिशाओं में। तो इसको आप लिख सकते हैं E ds cos 0, और ये Q इनसाइड का मतलब Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q इनसाइड कितना हो गया, ये Q इस पे चार्ज दिया था। इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम है, क्योंकि यहां से भी r डिस्टेंस है, यहां से भी r डिस्टेंस, हर जगह r है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट एट r डिस्टेंस। तो हमने E कांस्टेंट होने की वजह से E बाहर निकाल लिया, और यहां पर ये ds हो गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये क्या है, सरफेस एरिया टोटल, तो टोटल सरफेस एरिया हुआ 4 पाई r स्क्वायर और Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहां से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब आप ध्यान से देखिए, मैं समझा दूं एक लाइन और लिख के, काहे को छोड़ा जाए, कि अगर कोई चार्ज हम रख दें, पॉइंट चार्ज, और उससे r डिस्टेंस पर किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, तो आप क्या लिखते हो, E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर। Q की जगह कैपिटल Q लिख देते हैं, जो मैच करे, आपको टेंशन नहीं हो। ये दोनों फॉर्मूले देखिए सेम है, मतलब इस समय जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो कुछ ऐसा है कि ये स्फेरिकल हॉलो स्फीयर का पूरा चार्ज उसकी सेंटर पर केंद्रित हो गया है, ऐसे बिहेव कर रहा है ये, जैसे पॉइंट चार्ज के लिए कहानी होती है। तो बस ये प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। यही बोला था इन्होंने, देखिए दिखा देते हैं आपको, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। बोला था कि कहां है, एज इफ द इंटायर चार्ज वर कंसंट्रेटेड एट द सेंटर। अगर हम यहां पर ही इस Q चार्ज को पकड़ लेते और ये निकालते तो कितना निकलता, यही फॉर्मूला जो अभी निकाला है आपको दिखाया। तो ये कैसा बिहेव कर रहा है, आउटसाइड दी, आउटसाइड का मतलब r इज स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, कि भाई साहब इस समय इस हॉलो स्फीयर कंडक्टिंग शेल पर जितना चार्ज है वो ऐसा है कि आपके सेंटर पर पूरा मौजूद हो, जैसे कंसंट्रेटेड हो। यही प्रूफ करना था, आपने प्रूफ कर दिया है, इसको नोट कर लीजिए और फिर अगली चर्चा जल्दी से बढ़ा लेते हैं। मेरे ख्याल से आप नोट कर पाएंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। और ये थोड़ा ऊपर कर देना चाहिए मुझे, अरे अच्छा इसको तो मैं भूल ही जाता हूं, इसको थोड़ा बहुत रह गया था, ये आ जाओ। अब अगले क्वेश्चन में देखिए, बोला है टू चार्ज पैरेलल प्लेन शीट्स हैव यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा। तो लार्ज में प्लस सिग्मा इधर लिख दो और माइनस सिग्मा इधर लिख दो, जो इन्होंने बोला था। प्लेट नंबर 1, जैसे कि बात करने में आसानी हो,
बिटवीन द शीट्स यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो देखिए पहली शीट अवे पॉजिटिव चार्ज है तो अवे, यहां पर ये अवे बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। माइनस वाला है टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बिटवीन द शीट्स एंड आउटसाइड यहां की बात करो तो प्लस है तो ये अवे, और माइनस है तो टुवर्ड्स माइनस। इसी तरीके से यहां अवे E1 प्लस के लिए और माइनस के लिए टुवर्ड्स माइनस। हम यहां पे जान रहे हैं कि E1 E2 की वैल्यू एक है, मैग्नीट्यूड की बात करें सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस माइनस की वजह से डायरेक्शन अलग आ रहा है। तो ये E1 E2 अलग है तो दूसरे को मार देंगे, तो E नेट यहां क्या बचेगा, ये दोनों इक्वल हैं। तो अगर मैं ये रीजन लिख दूं 1 रीजन, 2 रीजन और 3 रीजन, तो अगर मैं E1 रीजन 1 की बात करूं, ये जल्दी से किया जा सकता है, आप समझ पा रहे होंगे। E नेट तो क्या हो गया, दोनों अपोजिट है तो E1 माइनस E2 दोनों सेम है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट मतलब 0। रीजन 2 की बात करते हैं, E नेट कितना आ गया, दोनों जुड़ गए E1 प्लस E2, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों को जोड़ोगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। रीजन 3 E नेट कितना आ गया, अगेन E1 माइनस E2, और जैसे ऊपर 0 आया था वैसे ये 0 आ गया। तो ये आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल मारी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, तो जरूर इसको तैयार कर लीजिएगा, इसको आप देखभाल कर लीजिए। अगला चीज फट से पकड़ लेते हैं। ये देखिए अगला सवाल, ए स्मॉल मैटर स्फीयर कैरिंग चार्ज प्लस क्यू, ये स्फीयर है प्लस क्यू है, इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ ए स्फेरिकल कैविटी, ये स्फेरिकल कैविटी समझ लीजिए, फ्री स्पेस यहां पर रखा है। इनसाइड ए लार्ज अनचार्ज मेटलिक स्फेरिकल शेल, ये स्फेरिकल शेल है, इसकी कैविटी में यहां पर प्लेस किया है प्लस क्यू का मेटेलिक बॉल, मेटल स्फीयर shown in the figure. Use Gauss law to find the expressions for the electric field P1 P2 पर। देखिए P1 अंदर है और P2 इस कंडक्टर के अंदर है। गॉस लॉ लगाना है, हमें पहले से पता है कि इस P2 पर कंडक्टर के अंदर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य होगा, ये हमें पहले से पता है, फिर भी हम लगा के दिखाएंगे सवाल के हिसाब से। तो देखिए यहां क्या चक्कर होगा, ये जो मेटेलिक स्फीयर रखे हो इस प्लस क्यू की वजह से इसके इंटरनल वाले सरफेस पर माइनस क्यू का इंडक्शन हो जाएगा, बाहर वाली सरफेस पर प्लस क्यू का इंडक्शन हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएंगे चार्जेस। अब हम लगा रहे हैं, यहां देखिए P1 के लिए अलग से फोटो नहीं बनाई है, गॉसियन सरफेस यानी ऐसे, ये गॉसियन सरफेस थोड़ी टेढ़ी बन गई, सेंटर इधर रखना, अच्छी नहीं बनी है, ये सेंटर पर है, ऐसे गोला बना दिया हमने। तो यहां अगर P1 के लिए, फॉर P1 जहां पर आपका, आप कहां पर P1 है आप देख पा रहे हैं, इसको मैं यहां से R डिस्टेंस बांध रहा हूं, रेड कलर ही बनाओ, दिस इज डिस्टेंस R। तो यहां मैं गॉस लॉ लगाता हूं तो φ1 की वैल्यू क्या हो गई, इंटीग्रेशन E डॉट ds और Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मैं गॉस लॉ को साथ में पकड़ के चल रहा हूं, तो यहां पर E डॉट ds में जैसा हमने अभी सवाल किया था, पीछे करके दिखाया है, सब कंसंट्रेटेड एक जगह हो जाता है, तो E बाहर आ जाएगा, थीटा 0 है, और ये रहा ds, अभी किया था ना हमने, और Q इनसाइड कितना है प्लस Q, तो ये रहा प्लस Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू हो गई E इंटू 4 पाई R स्क्वायर बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी E की वैल्यू हो गई 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ये सेम ऐसा ही है जो पिछला एक डेरिवेशन हम लोगों ने जो किया था, ये गोला था ना, स्फीयर, ठोस गोला हो चाहे मेटल हो, वैसे ही कहानी इसके लिए बन गई। अब फॉर P2 बात करें आप, कंडक्टर के अंदर है ये, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, फिर भी हमें दिखाना है, तो हमने φ2 कहा और इसको E डॉट ds रख दिया और Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट रखा, फिर वैल्यू लिखी E ds और ये Q इनसाइड कितना है, ये अब इसके अंदर कितना है, ये देखो गोला पकड़ो,
यहां से आपने ऐसे पकड़ा तो ये माइनस प्लस 2 आ गए, तो इसकी वैल्यू यहां रख दो, माइनस क्यू प्लस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये आ गया E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर जो लिया था, ये 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई, 0। बस यही प्रूफ करना था, ये आपका आंसर हो गया। इसको आप नोट कर लीजिए बड़े प्रेम से, मैं हट जाता हूं जैसे तेजी से आप नोट कर पाए। ऐसे क्वेश्चन आते मैं कराने की इच्छा, और मैं ये भी चाहता हूं कि समय ज्यादा ना लगे आपका। यहां पर देखिए सारी कहानी, यहां पर सिग्मा 1 सिग्मा 2 अलग अलग है, सेम नहीं है, पहली बात ध्यान रखिएगा। तो टू इनफाइनाइटली लार्ज प्लेन थिन पैरेलल शीट्स हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटीज, सिग्मा 1 बड़ी है सिग्मा 2 से, ठीक, आर शोन इन द फिगर, राइट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड्स इन द रीजन मार्क 2 and 3। यहां की बात करनी है और यहां की बात करनी है। तो ये प्लस है ना, तो पहली वाली शीट, ये दूसरी वाली, E1 अवे है और E1 यहां भी अवे है, इससे अवे, यहां पर दोनों अवे एक ही डायरेक्शन में है। तो आप समझ गए कि हम क्या करने वाले हैं। रीजन 2, यहां पर E नेट निकालने गए, तो क्योंकि E1 का सिग्मा बड़ा है इसलिए मैंने E1 माइनस E2 किया। सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2 क्वेश्चन में दिया था। तो एक का कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू लिखी। तो ये वैल्यू में 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लो, सिग्मा माइनस सिग्मा 2, और क्या लिख देंगे, टूवर्ड्स सिग्मा 1 शीट 2 सिग्मा 1 शीट, ये डायरेक्शन है, दिस इज डायरेक्शन। तो इस तरह से मैंने डायरेक्शन दिखा दिया। अब रीजन 2 की बात करते हैं, रीजन 3 शायद बोला है वहां पर, रीजन 3, यहां ई नेट की चर्चा करते हैं। तो दोनों E1 E2 एक ही डायरेक्शन में है, तो जोड़ दो ना, यानी सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया और सिग्मा प्लस सिग्मा 2 आ गया। डायरेक्शन क्या लिखोगे, टूवर्ड्स सिग्मा अवे फ्रॉम शीट्स, टूवर्ड्स नॉर्मली अवे फ्रॉम बोथ शीट्स, ये भी टूवर्ड्स सिग्मा टू सिग्मा 2 परपेंडिकुलरली, ठीक। ये कहानी इसकी खत्म हो गई, नोट कर सकते हैं। बहुत अच्छी शानदार आपको प्रैक्टिस करवा दी है। तो लिखा है स्मॉल कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r carrying a charge plus q in surrounding by a large concentric conducting shell of radius r। ये कहानी है, ये है कंडक्टिंग स्फीयर, वही कर चुके हैं। कंडक्टिंग स्फीयर ऐसे रखा हुआ है, प्लस q दे रखा है, और एक यहां पर एक स्फेरिकल शेल टाइप है जिसका रेडियस r है, इसका छोटू का रेडियस स्मॉल r है, सराउंडेड बाय ए लार्ज कंसेंट्रिक कंडक्टिंग शेल ऑफ r ऑन विच ए चार्ज प्लस q इज प्लेस्ड। इस पे आपने प्लस q चार्ज दे रखा है। यूजिंग गॉस लॉ डेराइव द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट x। अब ये x है कहां, बिटवीन द स्फीयर एंड द शेल, यानी एक बार x हमको लेना है यहां कहीं, बिटवीन r, ये हो गया ना, r से बड़ा कैपिटल R से छोटा, और आउटसाइड, और एक बार हमको लेना है x बाहर, जब r इज x, जब हमारा कैपिटल R से बड़ा हो, इनसाइड आउटसाइड। बड़ी आसानी, ये तो सवाल हमने कई बार लगाया है। अब यहां निकालना हो तो एक गॉसियन सरफेस यहां से मान लो। एक इंटरेस्टिंग बात आएगी, इस Q की वजह से इसके इनर सरफेस पे माइनस Q चार्ज डेवलप हो जाएगा ड्यू टू इंडक्शन, और इसके बाहर जो चार्ज डेवलप होगा ये प्लस Q डेवलप और हो जाएगा। तो टोटल चार्ज हो जाएगा Q प्लस Q। Q पहले से था, प्लस Q आया इंड्यूस्ड होने की वजह से। बात पकड़ पाए होंगे आप। चलिए अब पहली बातचीत लेते हैं। व्हेन, पहला केस कि x जो है हमारा स्मॉल r से बड़ा है, कैपिटल R से छोटा है, बिटवीन, पार्ट नंबर 1 समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। तो उसके लिए गॉसियन, ये क्या ले ली हमने, गॉसियन सरफेस,
अब गॉसियन सरफेस के लिए फ्लक्स ई डॉट ds, ये सब हम लोग कई बार कर चुके हैं। गॉस लॉ हो गया Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हम करते आ रहे हैं, तो मैं इसको झट से लिख देता हूं ई ds, और Q इनसाइड कितना रहा, ये केवल चार्ज Q, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा E इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो गई 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन एक्स स्क्वायर। पहले वाले केस में इसका आंसर ये आ गया। देखो सारे सवाल लिख लेंगे, हाँ ये नहीं। अगली बात करते हैं नंबर 2 सिचुएशन, जब कह रहा है x की वैल्यू बाहर आउटसाइड है मामला, तो आउटसाइड का मतलब यहां, तो यहां से गॉसियन सरफेस ले लो, ये वाइट ही लेते हैं दिखेगा बढ़िया। अब ये गॉसियन सरफेस आप बना लीजिएगा, पूरा घेरा बन नहीं पाएगा लग रहा है, खैर एनीवे आप समझ गए। अब इसके लिए गॉसियन सरफेस लिया आपने, तो फिर लगाया फाई इज इक्वल टू ई डॉट ds और Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, ये हो गया ds, और Q इनसाइड इस गोले के अंदर कितना चार्ज है, तो देखिए यहां पर था Q प्लस Q आ चुका था, ये माइनस Q ध्यान से, और ये प्लस Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू क्या हो गई E इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू क्या जान रहे हो, और ये दोनों कट गए, और ये आया Q प्लस Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो E की वैल्यू क्या हो गई 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q प्लस Q, कुछ छूट तो नहीं रहा, अपॉन एक्स स्क्वायर मेरे ख्याल से। ये देखिए ये आपका आंसर यहां पर दिख रहा है, तो आप इसको यहां पर इसको नोट कर लीजिए अच्छी तरीके से। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो बहुत ही प्रोडक्टिव रहा होगा। सारा एक्सप्लेनेशन बहुत सुंदर तरीके से मैंने आपको दिया है, और ध्यान रखिए इसमें पिछले 10 सालों के डिफरेंट मेथड्स वाले डिफरेंट टाइप्स के जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने इंक्लूड किए हैं, जिससे कि बिल्कुल कम से कम समय में सारे मेथड्स को आपके सामने रख दिया जाए। तो इनको अच्छे से सीख लीजिए। मुझे उम्मीद है कि मेरी जो कड़ी मेहनत है आपके लिए और आपकी अपने लिए जो कड़ी मेहनत है वो जरूर रंग लाएगी। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और हाँ, अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिजिक्स का टॉप क्वालिटी कंटेंट इजी भाषा में, सरल भाषा में आपको अरविंद एकेडमी चैनल पर ही मिलेगा। खुद भी पढ़िए, अपने दोस्तों को भी बताइए, जिससे उनका भी फायदा हो और मुझे भी काफी मोटिवेशन मिले कि नए तरीके के हाई क्वालिटी वीडियो सरल भाषा में मैं आपके लिए बना सकूं। थैंक यू, गुड लक टू यू, बाय बाय।